ठीक है, बेस्ट। लें जी, कार्यवाही को ऑफिशियली शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट में आपको एक ब्रोशर सा नज़र आ रहा है, फास्ट ट्रैक बैच स्पेशली डिज़ाइन फॉर पीआरसी स्टूडेंट। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है पीआरसी का स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिसका वाकई ही में अभी रिज़ल्ट आया है और जिसने इस वक्त सोचा है कि उसने फास्ट ट्रैक लेके चलना है। और अभी आपने सोच भी लिया होगा तो भी मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि फास्ट ट्रैक क्यों। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मौजूद है तो फिर ये जहन में रखना होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा काफ़ी, मतलब इन दिनों बाकी सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहे होते हैं, लास्ट 1-2 मंथ्स चल रहे होते हैं, तो फिर उस स्टूडेंट के लिए क्लास को कॉप अप करना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेनली ये पीआरसी के वो बच्चे हैं जो अपना टाइम दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। एक बड़े कम टाइम में जल्दी मल्दी में जो कुछ हो रहा था ग्राफिक्स वगैरह में, हम लोगों ने असल में ये बिल्डिंग ली थी फरवरी से, और फिर हुआ ये कि बीच में अचानक से जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो साथ जाके मर्ज हो जाएंगे, बिल्डिंग थोड़ा सा जल्दी अवेलेबल हो गई। हम लोगों ने अगले सेशन से यहाँ पे एक्टिविटी शुरू करनी थी, और मैं सीए फाइनल का प्रिंसिपल था स्कैंस में, पिछले 9 साल से उसको लेके चल रहा था। तो हमने सीए फाइनल वो जनवरी में स्टार्ट होता है, वो हमने वहाँ शुरू करना था और अगले सेशन में यहाँ लेके आना था। तो जब ये बिल्डिंग अचानक से खाली हो गई तो हमने क्विकली डिसाइड किया कि हम फिर इस बिल्डिंग में आते हैं। उस क्विक डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन ये थी कि हम फास्ट ट्रैक दे सकेंगे। जी आ जाएं, हम फास्ट ट्रैक दे सकेंगे। तो फास्ट ट्रैक जो है वो उसका ये टाइम होता है कि आप रिज़ल्ट के बाद जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो 7 जनवरी आज हमारा फर्स्ट डे है और इसमें हम लोग आज ओरिएंटेशन में थोड़ा सा समझेंगे कि इसके क्या डायनामिक्स हैं, ये क्यों है, किन लोगों के लिए है, किस तरह से है। फिर यहाँ पे ना एक कैप्शन लिखा था, पता नहीं ये तस्वीर और ये सारा कुछ देखने के बाद आप इससे समझे क्या हैं। ये 2 बंदों के साथ कुछ ऐसे करके ना कुछ सितारा सा लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट विनिंग कोर्सेज। अब मुझे नहीं पता कि आप इस जुमले से कितना समझ पाए हैं कि हमारी इंतज़ामिया क्या कहना चाह रही है। मेरिट सर्टिफिकेट तो टीचर्स के आते हैं, अक्सर आ जाते हैं या इस तरह से करके। मेरे अल्लाह का शुक्र है इस वक्त 20 से ऊपर मेरिट सर्टिफिकेट हो चुके हैं ओवरऑल कैरियर में। लेकिन ये वाले फास्ट ट्रैक का को ख़ास मेरिट इन 2022 फास्ट ट्रैक बताना ही चाह रहे हैं कि इस वक्त ये दिन 2 टीचर्स का हमने फास्ट ट्रैक लॉन्च किया है। ये हमेशा दिसंबर के बाद जो मार्च की अटैम्प्ट है ना, इसमें फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल होता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट आपको पता है कि जुलाई अगस्त वगैरह में सीए में आते हैं और अक्सर लोग दिसंबर में पेपर देके फास्ट ट्रैक उठाते हैं। तो दिसंबर के बाद जो फास्ट ट्रैक है वो एक बड़ी अहम चीज़ होती है। तो पिछले साल जब यही वाला टाइम था तो एक मेरा फास्ट ट्रैक बैच था ऑनलाइन, एक सर फ़ारूक का था ऑनलाइन बैच, और हम दोनों के स्टूडेंट का उसी फास्ट ट्रैक में मेरिट सर्टिफिकेट आया था, यानी कि वो 9-9 हज़ार बच्चे अपीयर हुए थे दोनों सब्जेक्ट्स में। तो इसका मकसद शायद टीचर्स की बड़ाई बयान करना नहीं है, इसका मकसद ये बताना है कि फ़ास्ट ट्रैक का बच्चा 9,000 बच्चों में टॉप कर सकता है जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में जो मेरिट आया है वो फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स का आया है। तो फास्ट ट्रैक ऐसा नहीं है कि एक नॉट डूएबल थिंग है और ये नहीं हो सकती या इसमें मसलो मसाइल ज़्यादा हैं। अगर करना चाहें तो यहाँ तक है कि स्टूडेंट आज शुरू करता है, तैयारी करता है और वो उन बच्चों से ऊपर चला जाता है जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि अगर बच्चा एक पेपर भी अपीयर हो रहा है तो वो उसमें भी मेरिट सर्टिफिकेट ले सकता है। पीआरसी में आप लोगों के मेरिट सर्टिफिकेट नहीं होते तो इसलिए शायद आप लोगों के लिए लफ्ज़ नहीं है। मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब है उस स्टूडेंट ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया होता है, हाईएस्ट मार्क्स लिए होते हैं अपने सारे पीयर से। तो आईकेएप उसको एक रिकग्निशन देता है। मेरिट सर्टिफिकेट तो किसी भी कॉलेज के लिए एजाज़ की बात होती है कि फॉर एग्जांपल 2-3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि हमारे 4 मेरिट सर्टिफिकेट आए हैं ओवर द हिस्ट्री, तो वो मेरिट सर्टिफिकेट एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हमारे पास अच्छे खासे मेरिट सर्टिफिकेट, चूँकि अभी तक फिज़िकली इस तरह से नहीं थे, हम ऑनलाइन में चल रहे थे और मैं फ़िज़िकली स्कैंस में प्रिंसिपल सीए फाइनल के तौर पर काम कर रहा था पिछले 9 साल से। और उसके अलावा ये ऑनलाइन में एक नियर पीयर वेंचर है, एक CMADZ है, ये ऑनलाइन अलग अलग तरीके की क्लासेस देते हैं, उसमें थे। तो अब फिज़िकल क्लास में भी हम फिज़िकल का ऑनलाइन वर्जन उसी तरह से देंगे जिस तरह से बाकी फ़िज़िकल कॉलेजेस दे रहे होते हैं। ये लाइट खुली जा सकती है, हाँ, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा कंटेंट आज नहीं है। ये ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कमरे में ना रोशनी, पहले ही ठंड बहुत है, लोगों को नींद ना आ जाए। तो अब मेरा एक मासूम सा सवाल है आप लोगों से, ये जानना समझना पहले दिन बड़ा ज़रूरी है, वाई फास्ट ट्रैक, क्यों फास्ट ट्रैक, क्यों?
आपने क्यों चूज़ किया फास्ट ट्रैक? सर मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं इसको फर्स्ट टाइम पे भी निकाल सकूँ और अच्छी मेहनत कर सकूँ उसको। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट टाइम करूं और इसको तेज़ी से निकालने की कोशिश करूं। फास्ट ट्रैक क्यों? ये 2 मंथ फ्री है। ये 2 मंथ फ्री हैं। इन 2 मंथ्स में आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, रादर देन 2 भी क्या तकरीबन 2.5 महीने ही हैं वो फ्री हैं। इस वक्त आप बैठ के सिर्फ अपनी सलाहियतों को जंग लगाएंगे, सिर्फ ये सोचेंगे अच्छा सीए क्या है, फेसबुक के ग्रुपों में जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, परेशान रहेंगे, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप इस 2 महीने का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। क्यों फास्ट ट्रैक? सर जो 6 माह का पैकेज है उसमें स्टार्ट में तो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन मिड में वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है। और फिर लास्ट में जाके दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है। इस वजह से शायद उसमें चांसेस कम होते हैं पास होने के। ठीक है, इन्होंने कहा रेगुलर क्लास की निस्बत चांस फास्ट ट्रैक में बेहतर होते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। रेगुलर क्लासेस में रिज़ल्ट 40 से 50% होता है बिजनेस लॉ में, और फास्ट ट्रैक में 70 to 80% होता है। अजीब सी बात है, जो कम पढ़ते हैं वो ज़्यादा पास करते हैं। फास्ट ट्रैक ही क्यों? मैंने सितंबर में पीआरसी ज्वाइन की थी तो तभी से मेरा इरादा था कि इंशाल्लाह करूँगा। ठीक है, सितंबर पीआरसी आपने ज्वाइन की थी तो आपने कहा था कि मैं जो है ना वो जल्दी जल्दी पेपर पास करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़े ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो इन्होंने 3 महीने में जो है वो पीआरसी फड़का दिया, और अब ये कहते हैं कि मैं 2 महीने में जो है ना कैफ के भी 1-2 सब्जेक्ट जो है उनको कवर कर लूँ। क्यों फास्ट ट्रैक? सर मैंने यूट्यूब से आपके लेक्चर लिए थे सितंबर में अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। वो सिर्फ उधर से लेक्चर ही लिए थे और पेपर अटेम्प्ट किया था। ठीक। 47 मार्क्स आए। ओए होए होए, ठीक है। इन्होंने कहा यूट्यूब से कुछ लेक्चर्स लिए थे रिवीजन क्लासेस के और उसको अटेम्प्ट किया और नंबर इस तरह से आए, तो अब आप ये चाह रहे हैं कि ज़रा पहले दिन से ज़रा पढ़ा जाए, लेकिन चैलेंज ज़रा बड़ा है। अभी R1 कोर्स भी साल में चल रही है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैलेंज थोड़ा सा बड़ा है। ये भाई अगर 1 पेपर दे रहे हैं, ये भाई अगर 1 पेपर दे रहे हैं, बात डिफरेंट है। आप अगर 3 पेपर दे रहे हैं, उसमें से 1 पेपर पे मैं डेली कहूँगा जी घर जाके 3-4 घंटे पढ़ें, आप वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे। बस ये जहन में रखना है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है तो आप, जब मैं क्लास को बहुत जज्बाती कर रहा हूँ तो आपने उतना जज्बाती नहीं होना, क्योंकि आपके पास 2 और सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको आपने टाइम देना है। इन लोगों का उड़ना बिछोना ही फास्ट ट्रैक होना चाहिए, इनके ऊपर तो बात और तरह से होगी। क्यों फास्ट ट्रैक? सर मैंने रेगुलर ज्वाइन किया था सर आसिफ से सर कमर में। ठीक है। वो एक तो साथ साथ पढ़ा नहीं गया और दूसरा टेस्टिंग नहीं हो सकी। ठीक है, साथ साथ पढ़ नहीं सके, साथ साथ टेस्टिंग नहीं हो सकी, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अब सही सीरियसली काम करेंगे? क्योंकि अब नहीं तो कब? अब तो दाखिले जा रहे हैं, 1-2 दिन में दाखिले जाने की आखिरी दुआ आ जाएगी। अभी मुझे नहीं पता कि पीआरसी के लिए उन्होंने एक्सटेंड किए या नहीं की, लेकिन लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे, आने वाला मंडे लास्ट डे है ICAP में अप्लाई करने के लिए कि आप अपना कैफ का दाखिला भेज रहे हो। तो कभी कभी पीआरसी वालों के लिए ये डेट एक्सटेंड हुआ करती थी पुराने ज़माने में। करंटली आज की डेट पे मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है। इस वक्त मंडे यानी कि परसों इज़ द लास्ट डेट जिसमें आप ICAP में अपने दाखिले भेज रहे होंगे। ठीक। क्यों फास्ट ट्रैक? सर लेट ज्वाइन करेंगे। लेट ज्वाइन करने की वजह से तो आप कह रहे हैं मैं फास्ट ट्रैक में आऊँगा तो थोड़ा सा चीज़ों को, तो वो जो पीआरसी से हट के दूसरे लोग हैं वो ज़रूर ये जहन में रखना है कि फिर आपने टाइम ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट की मोहब्बत में जो है ना वो आप फिर और कुछ ना कर पा रहे हो। क्यों फास्ट ट्रैक? सर ये मैंने प्रैक्टिस की है, दोबारा मैंने पढ़ा। प्रैक्टिस नहीं है, दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या हमारे साथ उतनी प्रैक्टिस करेंगे जितना हम यहाँ पे कराने की ख्वाहिश रखते हैं? इंशाल्लाह, क्योंकि फिर आना है तो फिर कफन बांध लेना है जी। 2 मंथ फ्री थे तो उसको बेहतर यूटिलाइज। शॉर्ट टाइम में एफर्ट करके पेपर पास हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम में एफर्ट करके पेपर पास हो सकता है, कम टाइम में आप फोकस तैयारी करें, हो सकता है। फास्ट ट्रैक 2 मंथ फ्री है। फास्ट ट्रैक क्यों क्या था? 2 मंथ फ्री थे तो 2 मंथ फ्री थे तो उसमें जी। फास्ट ट्रैक क्यों? सर पीआरसी भी क्लियर किया था तो सिर्फ 2 मंथ्स फ्री। पीआरसी क्लियर किया था तो 2 मंथ्स थे इसलिए। यही रीज़न अभी रिसेंटली क्लियर किया पीआरसी। ठीक है, कुछ फ़ायदे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप फ्री हैं और फ्री टाइम का एक अच्छा इस्तेमाल है, ये आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कैफ की प्लानिंग बताऊँ। कैफ में आपको पता है कि ग्रुप A में 4 पेपर होते हैं, FR1, टैक्स, B लॉ और CM में। फिर ग्रुप B आता है, FR2, MFA, C लॉ और ऑडिट। ICAP के एक रूल है कि ग्रुप A के कम से कम 2 पेपर पास होंगे तो आप ग्रुप B में प्रोग्रेस करेंगे।
पीआरसी का पास रेट आईकैप में बहुत बेहतर होता है, 50, 60, इवन 70, 80% भी रिजल्ट आ जाता है कुछ सब्जेक्ट्स में। कैफ लेवल पे ये रिजल्ट 20, 22, 25, 30, 35 इस रेंज में चल रहा होता है। तो कैफ का पासिंग जो रेशो है वो पीआरसी से आधा या आधे से भी कम हो जाता है, और शायद मैं इसको मैथमेटिकली कहूँ तो बहुत कम हो जाता है। 100 लोग आए पीआरसी में, फॉर एग्जांपल उनमें से 50 आगे आए, अब ये 50 है, अगले का 100, अब पॉपुलेशन ये 50 मिलके वो 100% है। ये लोग जब अपीयर होंगे कैफ में, तो ये अगर इनमें से 25% पास हुए हैं, तो जो शुरू वाले थे उनका 12.5% पास हुआ है। बात समझ रहे? 100 लोग आए, 50% पीआरसी क्लियर करके आगे जा सके। अब ये अच्छे वाले 50% आगे गए हैं। इन 50% को 100 मान के इनका 25% फॉर एग्जांपल कैफ के एक पेपर में पास हो रहा है, तो आई वुड से कि ये टोटल का 12.5% है। तो कैफ का रिजल्ट पीआरसी से तकरीबन 1/4 टाइम ख़राब होता है, 1/3, 1/4 लेवल पे होता है। ग्रुप ए में जब आप एंटर होते हैं, आप 4 पेपर उठाते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि 4 पेपर्स में से आप 3 पेपर उठाएं। नॉर्मल मतलब अगर आपने ये टाइम ना गुजारा होता, आपने मार्च में एडमिशन लिया होता, आप 3 पेपर उठाते और कोशिश करते कि मैं 3 की 3 निकालूँ। पेपर के करीब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर बंदा 2 पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है। अगर खुदा ना खास्ता 2 पेपर ना निकले, आप ग्रुप ए में कैद हो जाते हैं। आपको ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर पास करने हैं, ताकि आप ग्रुप बी के 1-2 सब्जेक्ट उठा सकें। तो फिर क्या होता है कि बंदा उन्हीं सब्जेक्ट्स को दोबारा से दे रहा होता है। फास्ट ट्रैक से एक फ़ायदा ये होता है कि आपने बी लॉ को पहले से ही साइड पे ले गए, अभी से साइड पे ले गए, 2 महीने में ख़त्म कर दिया। अब अगले सेशन में आप उस स्ट्रेस से नहीं गुजर रहे होंगे कि नहीं मैंने कम से कम 2 पेपर पास करने हैं, रात दिन आवाज़ आ रहे हैं। जब बंदा घबरा के पढ़ता है ना, तो फिर पढ़ाई भी नहीं होती सही। जब एक पेपर साइड पे हुआ होगा, तो आपकी गेम बड़ी मज़ेदार हो चुकी होगी कि आपको ये भी नहीं सोचना कि मैं 3 कौन से उठाऊँ, वरना तो जो लोग पहली दफ़ा उठा रहे होते हैं ना, तो वो अक्सर सीएम में और बी लॉ में कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं और गलती से सीएम में उठा बैठते हैं, जो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मैच्योर पेपर होता है। आपकी गेम आसान हो गई, आपने बी लॉ को पकड़ के साइड पे कर लिया, फटका दिया। आप अब आराम से 3 पेपर इस तरह से उठा सकेंगे, यानी कि आपने क्यूएम पढ़ा हुआ होगा तो आपको सीएमए में सपोर्ट हो जाएगी, आपने इंटर पढ़ा होगा FR1 में, और टैक्स, इन तीनों में थोड़ा सा मुनासिब पेपर है। इन 4 में 2 हल्के पेपर टैक्स और बी लॉ है। तो जब आप ये 3 पेपर उठाएंगे और पेपर देंगे और पीछे सक्सेस होगी आपकी, आपने एक कैफ का पेपर 1.5 महीने में इंशाल्लाह पास किया हुआ होगा, तो फिर आप इन 3 पेपर्स को उस तरह से दे रहे होंगे कि आप इन 3 में से 2 कम से कम और तीनों पास हो जाएं, तो क्या ही बात है। और जिस दिन आप मुझे आके कहेंगे सर मैंने 3 पेपर दिए और तीनों पास हुए हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा आप 4 उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 दिए और 2 रह गए, तो फिर मैं कहूँगा एक पीछे से उठाएं और आगे से सी लॉ और FR2, ये अगले ग्रुप से ये 2 पेपर पहले उठा लेने चाहिए। तो फास्ट ट्रैक से आपका कम्बिनेशन बेहतर हो जाता है। फास्ट ट्रैक से एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है, एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आप साल की कैफ में पूरा कैफ कंप्लीट कर लेंगे। वरना कैफ करने में जितना मर्जी घूम के आए, आपको 1.5-1 साल लग जाता है, अनलेस के बच्चा पहले ही दिन से जज्बाती हो के 4-4 पेपर दे रहा है। 4 पेपर डायरेक्ट नहीं उठा लेने चाहिए, क्योंकि पीआरसी के 5 पेपरों का लोड कुछ और होता है और कैफ के 4 पेपरों का लोड कुछ और होता है। लेकिन जिसने एक पेपर दिया और निकाला है ना, उसकी ज़िंदगी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 3 पेपर देगा, और तीनों निकाल लिए। अब ये बच्चा ट्रैक पे चल पड़ा है। अब ये 4 दे के 3 तो कम से कम निकालेगा, और 4 निकाल ले तो बड़े आराम से आज से 1.25 साल बाद आप फर्म जाने की पोजीशन में आ जाएंगे। हर बच्चे का ख्वाब कि मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली डिपेंडेंसी ख़त्म कर दूँ वालिदैन से, और मैं खुद एक खुद मुख्तार बंदा बन जाऊँ, और ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस वगैरह में मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा ना चाहिए हो। तो फ़ायदा नंबर 1, आपके पास टाइम था, वो टाइम आप इस्तेमाल करना चाह रहे थे। फ़ायदा नंबर 2, आपको कम्बिनेशन आपके बेहतर हो जाएंगे। फ़ायदा नंबर 3, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी। आप फारिग रह के भी ये पेपर उठाते और 6 महीने में भी तैयार करके देते, तो आपके चांसेस सक्सेस आज से हाफ होते। भला क्यों? फोकस आपके पास वो है जो बाकी लोग नहीं कर रहे, विच इज़ फोकस। वो एक सब्जेक्ट को हर दिन उतना टाइम नहीं दे सकते। वो क्या करते हैं, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, फिर थोड़ी बाद एक दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, पहले पिछले का माहौल दिमाग से निकालते हैं, नए सब्जेक्ट में एंटर होते हैं, फिर उसको लेके चलना शुरू हो जाते हैं। फिर पता लगता है हो अभी तो एक तीसरा सब्जेक्ट भी तैयार करना है। फिर इन तीनों की क्लासें भी तो लेनी होती हैं, और क्लासें कौन सी आइडियली बड़ी कनेक्टेड मिल जाती हैं, उसमें भी गैप होते हैं। तो पता लगता है कि 4.5-5 घंटे आपको कॉलेज में लगाना पड़ रहा है, 8-10 घंटे घर में लगाना पड़ रहा है, और उसके बाद भी आप पर सब्जेक्ट एक मुनासिब सी तैयारी पे होते हैं। और सोचें कि आप सोएं तो आपको ख्वाब बिजनेस लॉ के आए,
आप उठे तो आप कहें हाँ सफ़ा नंबर 2 के ऊपर जो 3 लाइनें थी ना वो याद हो गई हैं, नीचे वाली 3 याद नहीं हो रही है, मैंने वो याद करनी है। तो जब आपका ओढ़ना बिछोना ही पीला होगा, जब आपने हर वक्त क्लास में वही सब्जेक्ट पढ़ना है और घर जाके उसी सब्जेक्ट को ही तैयार करना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि फास्ट ट्रैक में एक उठाया जाए, कोई एक, बी लॉ या टैक्स, ये 2 हल्के पेपर हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी और 2 उठा रहा है तो यस उसकी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, जैसे भाई ने बताया कि इन्होंने 3 महीने में 5 पेपर दे दिए। अब ये अगर कहते हैं कि मैं 2 पेपर इकट्ठे दे रहा हूँ तो ठीक है, समझ आता है कि ये एक अभी जोश में है, मतलब एक फ्लो में आ रहे हैं। और एक बच्चा जो थोड़ा तो टूट के आता रहा है, 3 पेपर दे दिए, फिर 1 आध महीने बाद 1 आध और पेपर दे दिया, 1 आध महीने बाद 1 और पेपर दे दिया, उसका टेम्परामेंट डाउन हो चुका है, उसमें वो अंदर वो वाला मेहनती इंसान नहीं रहा, वो ठंडा हो चुका हुआ है। तो 2 पेपर इकट्ठे पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई एक उठाएं, हालांकि हम ऑफ़र 2 कर रहे हैं, बट हम गाइड यही करते हैं कि इन 2 में से कोई एक उठा लें। ये 2 ऑप्शंस आपके पास हों, लेकिन मतलब हमने फिर ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं बनाया कि 2 इकट्ठे लेने में इतना डिस्काउंट या इस तरह से करके, क्योंकि हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे उस चीज़ को। तो फास्ट ट्रैक क्यों, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि फास्ट ट्रैक आपका टाइम टेबल बचा लेगा, फास्ट ट्रैक आपको थोड़ा सा सक्सेस के ज़्यादा करीब कर देगा, फास्ट ट्रैक से आपको एक टीज़र ट्रेलर मिल जाएगा कि कैफ में कैसे पढ़ना होता है, इससे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको, और इंशाल्लाह ताला इससे आपकी प्रोबेबिलिटी आगे की, आपका टाइम, आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डन। तो आज जो है ना वो हम लोगों ने मेनली मोटिवेशन पे काम करना है। अगेन मुझे उस बच्चे के जुमले याद आते हैं लास्ट टाइम जिसका फास्ट ट्रैक में मेरिट आया था। ये बच्चा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक में मेरिट आया था, उससे पीछे भी कहानी है। ये लाहौर आया था पढ़ने के लिए, और फिर यहाँ सबने का सीए तो होता ही नहीं, सीए तो फजूल चीज़ है। वो किस काम पढ़ गए हो, तुम तो नालायक आदमी हो, तुम तो बहुत मेहनत करते हो तब जाके तुम्हें चीज़ें याद होती हैं। सीए तो इंटेलिजेंट लोगों का खेल है, तुम कहाँ आ गए हो। और ये बेचारे को भगा दिया। ये घर गया, इसने फिर कोशिश की, फिर दोबारा आया, फिर इसी तरह से लोग मिले, फिर इंटरनेट पे फेसबुक पे किसी से पूछे वो भी मजाक उड़ाते हैं हमेशा। तो ये मायूस होकर घर चला गया और इसने कहा कि नहीं मैंने नहीं सीए नहीं करना। घर जाके इसने अपने फादर को देखा तो इसको हुआ कि यार ये बूढ़ा आदमी कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए। तो थोड़ा सा ना अंदर से उसको गिल्ट सा फील हुआ। फिर उसने गूगल पे सर्च किया, इधर उधर सर्च किया कि कैसे पढ़ा जा सकता है, क्या पढ़ा जा सकता है। इसी तरह का एक फास्ट ट्रैक था ऑनलाइन, मैंने उसकी ओरिएंटेशन कराई थी। उस तक वो ओरिएंटेशन की वीडियो पहुंच गई। उसने वीडियो सुनी तो उसको लगा कि ये अगर जो टीचर कह रहा है अगर वाकई ही हम ये इसके स्टेप्स फॉलो कर लें तो देखते हैं हो सकता है वाकई हो सकता हो। मैंने उसमें लोगों को मोटिवेट किया था कि आप कम टाइम में सब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है। तो उसने कहा कि सर मुझे आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिली। मैंने फिर फादर से कहा कि जी मैंने करना है। फिर उसने फाइनेंशियली भी कुछ मामला थे, वो थोड़ी बातचीत वगैरह हुई। उसके फादर के पास उसकी पढ़ाई के पैसे नहीं थे और वो एक लोन लेना चाह रहे थे। उसने कहा जी आप लोन मत लें, मैं देखूंगा कि कहाँ क्या हो सकता है। खुद ही से उसने कॉलेजेस से बात की, खुद ही से, और फिर माशाल्लाह से उसने मेहनत की है, इतनी जान मारी है कि उसके पास टाइम तो 1.5 महीने से भी कम था, क्योंकि वो तो छोड़ के भाग चुका हुआ था। वो बाद में वापस आया, फास्ट ट्रैक शुरू होने के 3-4 दिन बाद वापस आया है। उसने कहा जी अब मैंने पढ़ना है। जब उसका मेरिट आया तो उसको एक तो 50,000 का कैश इनाम मिला। वो जो छोटा मोटा उसके फादर ने लोन लिया था सबसे पहले उसने वो अदा किया। फिर उसको 2.5 लाख की स्कॉलरशिप मिली। उसकी आगे एंड तक सीए हमारी तरफ से फ्री है। तो दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट जो उसने अपने घर वालों को दिया, क्योंकि अब वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। अब उसको पढ़ाई के लिए किसी से उधार नहीं लेने की ज़रूरत। उसके फादर अपना घर बेचने के बारे में सोच रहे थे और उसने कहा नहीं जी मैं मेहनत से कोशिश करूँगा। तो उसने सिर्फ 2 महीने की प्लानिंग और 1.25 महीने की तैयारी के साथ जो है वो अपने फादर को उस टेंशन से आज़ाद कर दिया। अब उसके फादर इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन कि ये लड़का अपनी लाइफ में चल पड़ा है। तो इसलिए थोड़ी मोटिवेशन ज़रूरी है। तो उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि क्लास में कहे हुए आपके कुछ अल्फाज कई दफ़ा पता नहीं किसी अननोन बंदे को मोटिवेट कर देते हैं और वो फिर ज़रा थोड़ा सा हिम्मत करता है और आउट ऑफ द वे परफॉर्म करता है। तो अगर मोटिवेशन है, अगर स्पार्क है, अगर डिटर्मिनेशन है तो सब पॉसिबल है। आज हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है और कंटेंट थोड़ा कम है, क्योंकि आज हम लोगों ने एक ओवरऑल प्लान डिस्कस करना है। तो मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ करा दूं। मैं पिछले कोई 15-16 साल से लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं इसमें। मैं सीए फाइनल के सेशंस रखता हूं, आईकैप में मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हो रहे होते हैं। तो मैं लोगों को मोटिवेट करने, मेंटोर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और इसी तरह से बहुत सारी जगह पे मतलब आई एम नोन फॉर के जी अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली फंसा हुआ है तो वो हम उसको मतलब कोशिश करेंगे कि उसके साथ बुरा ना हो, उसको अच्छे तरीके से सर्विस
प्रोग्रेस मिले। बिसाइड दैट वो एक ओवरऑल एंटरप्रेन्योरल रोल है। मैं बिज़नेस लॉ के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो मुझे मतलब लोगों का कहना है मैं ज़रा मुनासिबी आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, तो वो मुझे नंबर 1 टीचर के तौर पर कंसिडर कर रहे होते हैं। इस सब्जेक्ट में मेरे शायद 5 से ऊपर मेरिट आ चुके हुए अब तक। ये सब्जेक्ट की ज़्यादा लाइफ नहीं है। और मैं CA फाइनल का जो मेरा कोर एरिया वो CA फाइनल है, और वहाँ पे मैं बड़े अरसे से पिछले 9 साल से इधर इनके साथ था। उससे पहले एक सेटअप था, तो वहाँ पे 12-13 साल से एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि साथ साथ CA के स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा मोटिवेट भी किया जाए। तो लेक्चर्स के दौरान बीच बीच में कुछ हल्के हल्के से जो है वो इस तरह की डोजेस भी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि CA के बारे में इतनी गलतफहमी फैलाई जाती है और मैं उन सारे लोगों के अगेंस्ट हूँ। वो सारे लोग जो CA के बारे में झूठ फैलाते हैं, वो सारे लोग जो गलतफहमी क्रिएट करते हैं। हाँ, अगर एक स्टूडेंट 2-3 अटैम्प्टें दे और पेपर पास ना हो, आई एम द पर्सन जो खुद उसे कहता है भाई चले जाओ, तुम जाके कोई काम शुरू कर लो, बस इतनी मेहनत करना जितनी यहाँ कर रहे थे वो कहीं पर भी करोगे कामयाब हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने लाजमी मोटिवेट ज़बरदस्ती CA करने पे करना है। हाँ, अगर कर रहे हैं और डिसाइड किया हुआ है तो यस, फिर उसमें कोशिश करेंगे कि हम जो है वो अच्छी तरह से आग लगा सकें। तो हमने जो है वो आग लगाना है। तो वाई फास्ट ट्रैक जो है ना, ये कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं वो क्या है? शुड आई चूज़ कैफ 4 एट दिस टाइम? डिसीजन पैराडॉक्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि इस वक्त कैफ 4 चूज़ करना चाहिए या नहीं। नंबर 2, इस स्पेशल फास्ट ट्रैक में क्या शामिल है। नंबर 3, हम बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे। और नंबर 4, इशू एनालिसिस टेक्निक टू पास द पेपर। ये पेपर क्या है, इसकी क्या टेक्निक है, हम किस तरतीब से पढ़ेंगे, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, हम चैप्टर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हम ये क्लास को किस तरह से लेके चलेंगे। जस्ट फॉर अ टीज़र अगर मैं आपसे कहूँ कि 19 टेस्ट हैं इस दौरान, तो ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाएंगे? उसके लिए पहले वाले सवाल का जवाब ज़रूरी है कि क्या मुझे कैफ 4 वाकई उठाना चाहिए। यानी अगर आप उतना जोश दिखाने के लिए तैयार हैं तो हमारी तरफ से आपको सारे मसाले मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक एक करके हम अपने सवालों को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, शुड आई चूज़ कैफ 4 एट दिस टाइम? क्या इस वक्त कैफ 4 चूज़ करना चाहिए? आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रह सकती है अगर पढ़ाई ना हो। आप 2 महीने अपनी सारी खोई हुई फिल्में देख सकते हैं, वो सारे सीज़न जो आप नहीं देख सके थे वो देख सकते हैं। फैमिली में जनवरी में बहुत सारी शादियां होती हैं, आप शादियां अटेंड कर सकते हैं, आप जेल इन कर सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, दोस्तों से कज़न्स के साथ मिल सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत टाइम गुजार सकते हैं। तो इस वक्त पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी नज़र में कुछ बड़े टारगेट्स हैं, और अगर वो बड़े टारगेट हैं तो फिर जो सोचा है वो करना भी है। क्योंकि फिर ये वाला मजाक नहीं होगा कि जी वो कर लेना चाहिए, अच्छा है, अच्छा लग रहा होता है, सुन के अच्छा लगता है, 2 दिन तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्लासों से गायब होना शुरू हो जाएं। फिर आपको नज़र आना चाहिए कि अगर आपने कैफ 4 इस वक्त चूज़ किया है तो ये एक अच्छा थॉट अपॉन डिसीजन है। तो इस टाइम पे पहला सवाल ये है कि आपको टैक्स उठाना चाहिए या लॉ उठाना चाहिए। इसके लिए अपने आप को पहले देख लें। अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं, आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। CA में जो चंद पेपर जिनमें क्रैमिंग है, ये उनमें से एक पेपर है, इसमें रट्टा है। बस खूबसूरत बात यह है कि इसका सिलेबस ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, बड़ा मुनासिब सा सिलेबस है जो कि बड़ा डूएबल है। यानी कि जो प्री रिज़ल्ट क्लासेस होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं इस वक्त तक। जो किसी सब्जेक्ट में फरवरी के मिड तक जाके ख़त्म हो रही होंगी, वो B लॉ में ख़त्म हो चुकी होती हैं इस वक्त तक। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा छोटा है। टैक्स उनको पसंद आता है जिनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा थ्योरी, दोनों फ्लेवर साथ लेके चलने होते हैं। तो जिनको न्यूमेरिकल ठीक लगता है उनको भी टैक्स बेहतर लगता है। जो चाहते हैं कि थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी न्यूमेरिकल हो, तो टैक्स उनको भी काफ़ी सूट करता है। B लॉ प्योर थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ये सीधा सीधा सा वो याद करने वाला ये इस तरह का वो है। तो क्या इस वक्त मुझे चूज़ करना चाहिए? पहला डिसीजन, क्या मुझे फास्ट ट्रैक उठाना चाहिए? ये बड़ा ज़रूरी है। परसों आखिरी तारीख है दाखिला भेजने की, उससे पहले एक दफ़ा एनालाइज़ कर लें कि कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, आप इन्हें फ्रंट ऑफिस को जाके कहेंगे कि जी मुझे रिफ़ंड करवाना है, मैं सपोर्ट करूँगा। वो अगर एतराज़ करेंगे मैं उन्हें कह दूँगी जी मैंने क्लास में कहा था कि आप छोड़ दें। क्योंकि सिर्फ पैसे नहीं खर्चने, मुझे बड़ा दुख होगा कि आप पैसे यहाँ पे दे दें और पढ़ें ना। डिसाइड करें कि यू आर रेडी फॉर दैट और आपने पढ़ना है, ठीक। फिर अगला डिसीजन आएगा। अब हम बड़े हंगामी सिचुएशन में बड़ी कच्ची पक्की सी अनाउंसमेंट्स के साथ हमने शुरू किया, तो वो जो है मतलब शुक्र है फिर भी रीज़नेबल स्ट्रेंथ आ गई, वरना मेरे जहन में तो था कि अगर ये प्लान बैच होता है या इस तरह से करके, जैसे पिछली दफ़ा साल पहले का जो फास्ट ट्रैक था उसमें शायद आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन 3000 स्टूडेंट्स थे
ऑनलाइन में। उस वक्त क्या होता था, AFC होता था, सारी दुनिया AFC दे देती थी, तो सारे के सारे बच्चे फास्ट ट्रैक कर रहे थे और फिज़िकली भी फास्ट ट्रैक एक आध जगह पे हो रहा था। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो या मेरी क्लास पढ़ रहे थे या सर फारूक की क्लास पढ़ रहे थे। तो इस वक्त हमारा ऑनलाइन फास्ट ट्रैक नवंबर से अनाउंस हुआ हुआ है और उसमें लोग मुसलसल हर दिन कुछ ना कुछ ऐड हो रहे होते हैं। फिज़िकल वाला फास्ट ट्रैक जो है वो हमने हंगामी बुनियादों पर दी है और ये सोच के दी है कि अगर ये फास्ट ट्रैक हो तो फिर हम उन स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना है। तो अभी कैंपस में आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे हालात अभी बेहतर नहीं है। अभी हम कैंपस को ज़रा थोड़ा सा वो कुछ पेंट हो रहे होंगे, कुछ और काम हो रहे होंगे, तो हमने एक जगह मुख्तस कर लिया कि पीछे पीछे जो कुछ होता रहे, ये हमारा एक ऐसा एरिया हो कि यहाँ पर ये कमरा ज़रा थोड़ा सा बेहतर हालत में हो, हम यहाँ पर साथ साथ पढ़ते रहें। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें फिर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं डील करना पड़ा। अभी लोगों को 3-4 दिन तक आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहेगा, तो दिस रूम वुड बी सफिशेंट। और ये बड़ा प्यारा रूम है क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं अभी 2 घंटे पहले एक 250 कमरे वाली क्लास रूम में क्लास करा के वापस आ रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। मुझे माइक नहीं लगाना पड़ा और एंड वाले भाई तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। और फिर ये क्लासेस इस तरह से बनी हुई हैं कुर्सियाँ कि एंड वाले बंदे को भी वो उसका व्यू ब्लॉक नहीं होता कि वो एक स्टेप ऊपर हो जाते हैं। तो अगर आप में किसी का व्यू ब्लॉक हो तो इसमें स्टेयर्स बनी हुई हैं, आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आप थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो कैफ 4 सेलेक्ट करना है, यानी आज ये डिसाइड करना है कि आपने फास्ट ट्रैक करना है या नहीं करना, और करना है तो फिर कैफ 4 कैफ 2 दोनों में से क्या करना है, और देन आपने पढ़ने का इरादा बना लेना है। तो अगर आपकी तरफ से ये चीज़ें फाइनल हैं तो फिर अगला सवाल जो आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है। फास्ट ट्रैक के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिन के 2 घंटे कम से कम यहाँ स्पेयर करने हैं क्लास में। ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें आधे घंटे का राइटिंग टाइम भी ऐड कर सकते हैं, जो यहीं प्रैक्टिस हो। जिस दिन हम टारगेट जल्दी ख़त्म कर लें हम यहीं पर प्रैक्टिस कर लें, और जिस दिन हमारा टारगेट थोड़ा सा टाइम पूरा लग जाए तो फिर हम उस दिन की राइटिंग जो है वो आपको एक अलग सा टाइम भी। तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आपने कैंपस के लिए सोचने हैं, यानी अब प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, 2 से 2.5 घंटे ये क्लासेस के आपको आवर्स चाहिए। और घर जाके आपको डिपेंडिंग अपॉन डे 2 से 4 घंटे आपको अपने होम में, अपने हाउस में, अपने घर में या किसी लाइब्रेरी में व्हाट्सएवर आपको इतना टाइम चाहिए। यानी दिन के आपको 5 से 6 घंटे शायद देने पड़ रहे होंगे या 4 से 6 घंटे देने पड़ रहे होंगे। तो ये डिसीजन तब लेना है जब आपके पास दिन में 4 से 6 घंटे का टाइम अवेलेबल हो। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर एक सब्जेक्ट 3-3.5 महीने, 6 महीने तो चलो लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 3.5 महीने में ख़त्म होता है, 3.25-3.5 महीने में। तो अगर हमने उसको 1.25 महीने में ख़त्म करना है तो फिर हमें पर डे अच्छा पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फोकस से पढ़ता है उसका रिजल्ट बेहतर आता है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ छुट्टियों में आपने ये नहीं करना है कि 30 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर दिन सारे सब्जेक्ट पढ़ें। आप 10 दिन एक सब्जेक्ट उठाएं, ख़त्म करके फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएं। ये ज़्यादा आसान होता है। अगर आपने एफएससी में कभी तैयारी की हो तो अगर आपने 3-4 दिन इकट्ठे एक सब्जेक्ट को दिए वो बहुत तेज़ी से होता है, और हर दिन 6-6 किताबें कर रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। तो एक तो ये चीज़, दूसरा आपने एक रूटीन को फॉलो करनी है और फिज़िकल क्लासेस की अटेंडेंस को इंश्योर रखना है। हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज इकट्ठे नहीं हो रहे होंगे, तो जो आपकी अटेंडेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बीच में लगे कि हाँ साथ साथ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो हो सकता है मैनेजमेंट से जाके कहेंगे जी मैं फ़िज़िकल क्लास के साथ में जो रिकॉर्डिंग की एक्सेस अगर मिली हुई है, अब 2-3 अलग अलग मोड हैं। मतलब एक फ़िज़िकल मोड ये है कि जी आप आए, आपने क्लासेस ली और आप चले गए, और आप हर दिन चूँकि क्लास में आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं रिकॉर्डिंग की। एक ऑनलाइन मोड होता है कि बच्चे दूसरे शहरों के होते हैं या इस शहर के भी होते हैं, वो आ नहीं पा रहे होते, कोई क्लैश होता है, वो खाली वीडियो रिकॉर्डिंग्स ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमने अपनी जो फ़ीस है, जो 12,000 फ़ीस है, उसमें 3 चीज़ें शामिल की हुई हैं। आप फिज़िकल क्लास में भी एनरोल हो जाते हैं, आपको साथ में कैमरा रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी मिल जाती है, और साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आज जाते हुए आप लोग फ्रंट ऑफिस से जाके कह सकते हैं कि जी मुझे बी लॉ के पास पेपर्स की किताब चाहिए, तो वो किताब आपको मिलेगी। उसके बाद मेरे एक सब्जेक्ट की किताब है, वो हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मंगवा लेंगे, मंडे को आपको वो किताब भी मिल जाएगी। यानी आपने अपनी तरफ से किताब पे कोई ख़र्चा नहीं करना बी लॉ में। तो जब आपने कंबाइंड बैच लिया हुआ है कि फिज़िकल प्लस ऑनलाइन की एक्सेस, तो दिल में शैतान आके ये कहता है कि अगर आज ठंड बहुत है तो रहने दो, रिकॉर्डिंग देख लेना। ये हरकत एक दिन करने का मतलब है कि आप फिर यहाँ से आउट, फिर आप
नहीं वापस आ सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्लास में बैठ के 2 घंटे गुजारना आसान है, एक ऐसी वीडियो जिसको पॉज किया जा सकता है, फॉरवर्ड किया जा सकता है, जिसका क्लिप आगे ऐसे करके 10 मिनट आगे क्लिक किया जा सकता है, वो आप लोग 2 घंटे तक टिक के बैठ के नहीं देख पाते। जबकि 3 से 4 मिनट की वीडियोस बड़ी वीडियो मानी जाती है। व्हाट्सएप पर अगर कोई वीडियो आई है वो 3-4 मिनट की है तो काफ़ी बड़ी वीडियो होती है। तो 2 घंटे की वीडियो टीचर की सुनना, देखना, बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई आपने शायद फेसबुक पे देखा हो, बच्चे इस वक्त कह रहे हैं जी मेरे पेंडिंग लेक्चर्स हैं, मेरे 50 लेक्चर्स मिस हो गए हैं, मेरे इतने लेक्चर्स मिस हो गए हैं। तो इधर आके ये हरकत नहीं करनी, इधर आपके पास वो मार्जिन ही नहीं है। तो कोशिश करना है कि आप फिजिकल अटेंडेंस दें। फॉर अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन आपको ऑफ करना पड़ गया तो फ़ौरन से उस दिन शाम में, रात में रिकॉर्डिंग को लाजमी देख लें, ताकि अगले दिन फिर क्लास के बराबर आके खड़े हों। तो इधर जो है ना, वो मैं जैसे शुरू में कहा था कि कफन बांध लें, मतलब अब पढ़ना है तो फिर अन्यवा पढ़ना है। हर दिन आपको जो है ना, वो इधर से भी चिंगारियाँ निकलती नज़र आ रही होंगी और वो चिंगारियाँ आपके अपने अंदर से भी निकलनी चाहिए, कि नज़र आए कि हाँ भाई आपने जो डिसीजन लिया आप उस पर पक्के हैं। और शायद, मतलब मार्क माई वर्ड्स, आपको बहुत गोल्डन चांस मिला है। मतलब मैं बड़े अरसे बाद इस साइज़ की एक क्लास में हूँ जिसमें हर बच्चे से मैं अलग अलग भी पूछ सकता हूँ। ये फ़ायदा भी और नुकसान भी है। मैं बहुत तकलीफ़ दूंगा। जब क्लास में 250 बच्चे बैठे होते हैं ना, तो मैं मुश्किल से कुछ 7-8 से ही सवाल पूछ पाता हूँ और कहानी आगे चली जाती है। या उनमें से अक्सर बच्चे तो पूरा सेशन एंड तक एक सवाल नहीं पूछ सके होते। आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इस वक्त हालात वाक़यात ऐसे बने कि हम बड़े कम टाइम में अचानक से हमने बैच दिया और एक बड़ी सिलेक्टेड सी क्लास हमारे पास है। तो आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने, और कोशिश ये करनी है। मतलब मेरा जो बेंचमार्क ऑफ सक्सेस है, मैनेजमेंट वालों ने कहा कि सर इस क्लास का कितने % रिज़ल्ट आए तो आप कहेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट है, तो मैंने कहा 100। तो उन्होंने हंस के कहा कि सर मतलब कोई नेचुरल बात करें ना, 100 क्या। मैंने कहा अगर थोड़े से बच्चे हों, उनको डेली मैं टाइम दे रहा हूँ और वो मेरी बात सुन रहे हों, तो 100 से नीचे मैं क्यों सोचूं? मैं क्यों सोचूं कि हाँ भाई वो 1 लाइन फेल हो जाएगी, 3 लाइनें पास हो जाएंगी? क्यों? जब आप सब लोगों को मैं अच्छा टाइम दे सकता हूँ, जब एक छोटे साइज़ के क्लासरूम में मैं पर्सनल आई कांटेक्ट सबके साथ कर सकता हूँ, सबसे क्वेश्चंस ले सकता हूँ, तो आप में से एक भी बच्चा फेल हो तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मेरा बेंचमार्क है 100% इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे बड़े अरसे बाद इस साइज़, मतलब छोटी क्लास में 100%, वो बड़ी क्लास में तो इतने सारे बच्चे हैं आप पहचान भी नहीं सकते। तो इधर तो आपके नाम याद होना शुरू हो जाने हैं। तो इधर तो आपका ये याद हो जाएगा कि 2 दिन पहले ये वाले बच्चे को सवाल पूछा था तो उसको नहीं आता था, तो आप फंस गए हैं। आपको जो है ना वो टीचर की तवज्जो मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सी सिचुएशन में आप लोग जो है वो आ गए हैं। तो आपने डेली क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ हम अभी चूँकि कैंपस ज़रा थोड़ा सा बेचारा रीस्ट्रक्चरिंग, हाँ ये मुझे देते हैं, मैं कर लूँगा, थैंक यू। कैंपस थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग के फेज़ में है, बट स्टिल पीछे एक स्टडी रूम है जो कि हम कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें फ़िलहाल। यानी कि जो भी तोड़ फोड़, जो भी पेंट शेंट कहीं पे भी होना है, वो एक रूम मुसलसल अवेलेबल हो। उस रूम में जो है वो आप लोग अगर पढ़ना चाहें, आप सुबह आ जाएँ, रात यहाँ से जाएँ, हमें कोई मसला नहीं है। हम रात 12 से पहले आपको तंग नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि घर जाके आपके लिए पढ़ना मुश्किल है, सारा कुछ है, अभी चूँकि कैंपस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हालत में नहीं है अभी, तो इसलिए ये दावा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पीछे एक स्टडी रूम हमारा, मतलब गैलरी में अगर आप पीछे जाएँ तो आगे जाके वॉशरूम्स के पास से लेफ़्ट मोड़ें तो सीधे हाथ पे एक स्टडी रूम है। वो स्टडी रूम मुसलसल अवेलेबल है। आप वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बैठें, अपने जो क्लास वाला काम है वो भी करें, कोई और सब्जेक्ट है वो भी करें, और ये जो 2 से 4 घंटे घर जाके आप सोच रहे थे, आप यहीं पर मुका के जाएँ। क्या आपको पता हो कि ठीक है मैं कॉलेज से निकला हूँ ना, तो अब मैंने पढ़ाई की बातें नहीं करनी, अब दोस्तों के साथ बैठना है, खाना खाना है, घूमना है, फिरना है। ख़वातीन के लिए, चूँकि अभी तक ख़वातीन के लिए ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, अभी हम लोग उतना ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्च एंड के सेशन का। तो फ़िलहाल हमारे पास एक कॉमन रूम है और उसी कॉमन रूम को हम स्टडी रूम डिक्लेयर कर देंगे। और अभी थोड़ा सा वो इनडिसेंट होगा, यानी अभी वो उतना साफ़ सुथरा नहीं होगा जितना मतलब कॉमन रूम हुआ करते हैं। चूँकि हम लोग भी ना ये अचानक से स्टार्ट किया है, मेनली हमने कैंपस को तैयार करना है मार्च एंड से ऑनवर्ड कैफ के सेशंस के लिए। अच्छा, फाइनल वालों को अच्छे कमरे ही नहीं चाहिए होते हैं, वो बेचारे जो है ना बस वो कहते हैं हमें पढ़ा दिया जाए, तो वो तो कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं। तो एक कॉमन रूम है हमारे पास, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना साफ़ सुथरा नहीं है।
मतलब इतना ख़राब भी नहीं है वैसे पता लगा कि, तो वो कॉमन रूम आप इनसे पता करके आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर वो अनकंफर्टेबल लगे तो फ्रंट ऑफिस वाली जगह पे भी कुछ सोफ़े वगैरह हैं, वहाँ पे भी बैठा जा सकता है जब तक हम उसको थोड़ा सा डिसेंट कर लें। तो आप लोग वहाँ पे जाके अपने आराम से उधर अपनी स्टडी कर सकते हैं अगर कैंपस में रुकना चाहें। कैंपस में ना रुकना चाहें तो ज़ाहिर अगर घर का सुकून है तो वो उसी तरह से। तो आप लोगों ने फिर कोशिश करना है कि आप पढ़ें, अटेंडेंस पूरी हो, देन हर दूसरे दिन एक टेस्ट आके आपको तंग कर रहा होगा और वो टेस्ट क्लास टाइम में नहीं होगा, क्लास टाइम से हट के होगा। हम उसका कोई फिक्स टाइम डिफाइन कर देंगे आपस में सलाह मशवरा करके, एक दफ़ा ज़रा हमारी क्लासेस शुरू हो जाएं, या हम एक फ्लेक्सिबल टाइम रख देंगे कि दिन में जिस वक्त आपकी तैयारी हो एक कमरे में आप जाएं और वहाँ पे वो टेस्ट पड़ा हो, आप टेस्ट उठाएं, लिख के वो करके दें। एक फ़िक्स टाइम हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर यही कमरा अवेलेबल हुआ तो क्लास शुरू होने से पीछे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हम इस तरह से भी रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। तो आपने क्लासेस लेनी है, अटेंडेंस पूरी देनी है, टेस्ट को लेके चलना है, और जो चीज़ मेरी आपसे फरमाइश है वो है डेली का डेली काम। मेरी राइटिंग से पहले आपको परेशानी होगी कि यार एनु के ने टीचर बनाता, फिर आपको खुशी होगी कि यार अगर इसका क्वालिफाई हो सकता है तो फिर तो हमारा भी हो सकता है। मतलब अगर गंदी राइटिंग वाले दुनिया में कामयाब हैं तो हम सब कामयाब हैं। तो इससे छुपने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मेरी बचपन से राइटिंग ख़राब है तो मैंने कभी भी उसको बनावटी तौर पे अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने वही ICAP में राइटिंग की है, वही क्लासेस में भी कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि राइटिंग से ज़्यादा लोगों को होता है कि ठीक है जी जो आप बोल रहे हैं, हाँ ज़्यादातर लिखा हुआ कंटेंट मैं इस पर ले आया करूँगा ताकि वो ज़रा थोड़ा साफ लिखा हुआ तो आपको अच्छा लगे, मैं जल्दी से इसमें पढ़ा सकूँ। तो डेली पढ़ना है। जो डेली नहीं पढ़ता ना वो बहुत पढ़ता है, और जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। आप आज पहले पेपर में मैं आपको बताऊं CA में पूरे कैफ लेवल में अगर एक स्टूडेंट डेली 3 से 4 घंटे घर जाके पढ़ रहा है तो इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सब बातें हैं खामखा, ये 18 घंटे पढ़ना होता है, 12 घंटे पढ़ना होता है। चूँकि मैं हर दिन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सीनियर से सीनियर स्टूडेंट से मिल रहा होता हूँ, मैंने थ्रू आउट देखा है कि जिसने 3 से 4 घंटे लगातार सही से पढ़ा है वो CA कर लेता है। CA करने के लिए इतना ही चाहिए होता है। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ते हैं। अभी आपको एहसास हो रहा होगा कि 2 घंटे कितने बड़े होते हैं, कि मैं थोड़ा सा शुरू में 10-12 मिनट की वो डिस्टर्बेंस थी, फिर हम लोगों ने जो है वो बातें शुरू की और अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ पहला वाला। तो कितना टाइम होता है, 2 घंटे सोचें, हम पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। ठीक है, लेकिन हम 2 वे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। मैं आपसे पिछले दिन का पहले सुना करूँगा, आपसे जो उसमें पढ़ते हुए आपको प्रॉब्लम हुई है वो पूछूंगा, इवन किसी लाइन के तर्जुमे में मसला है उसमें हेल्प करूँगा, कोई चीज़ रिटेन कैसे करनी है मैं कोशिश करूँगा, मैं सारी चीज़ें करूँ। बस आपने एक एडिशनल काम करना है, बड़ा खूबसूरत सा है, दैट इज़ रजिस्टर मेंटेन करना है। वह चीज़ जो आपको ख़रीदनी है वो एक रजिस्टर है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी तरफ से आपको मिल रही होंगी इंशाल्लाह। बुक शॉप पे किसी जाके, बुक शॉप से ज़्यादा है हमारे पास भी अभी बुक शॉप नहीं है। असल में वही बात है कि वो बुक शॉप वाला भी अभी आगे देखेगा कि अभी तो मतलब बस ये 1-2 क्लासेस हैं, बाकी तो सेशन आगे शुरू होगा, तो अभी प्रॉपर बुक शॉप नहीं है। लेकिन हम एक आध कमरे को ऐसा दर्जा दे देंगे जहाँ पे फ़िलहाल कुछ किताबें अवेलेबल हो। किसी बुक शॉप पे जाके आपने कहना है जी मुझे 100-125 सफ़े का एक रजिस्टर चाहिए, क्यूट सा पतला सा, वो रजिस्टर पकड़ना है। मैं हर दिन जो आपको पढ़ाऊँगा, आपने घर जाके सबसे पहला काम ये करना है, जब आप पढ़ने बैठे ना तो पढ़ना नहीं है, पहले मेरे नोट्स को सामने रखना है, किताब को, और अपने रजिस्टर में एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, और फिर मेरी किताब को उठा के बिल्कुल साइड पे कर देना है। अपने लिखे हुए रजिस्टर से याद करना है, क्योंकि जब आप लिख के याद करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि याद करके अपने अल्फाज में लिख लें, आप बेशक मेरे ही नोट्स को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें, फिर अपने रजिस्टर को पकड़ें और उस रजिस्टर को तैयार करें, तो फिर आपको मज़ा आएगा। रिटेंशन भी बेहतर होगी, देर तक रहेगी, और एंड पे एक ऐसा टाइम आएगा कि आप 2 से 3 घंटे में एट एनी गिवन टाइम आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लिया करेंगे और जल्दी से रिवाइज़ कर लिया करेंगे। तो एक अच्छा सा रजिस्टर, एक और फ़ायदा भी होता है आपको पता है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में फिल्में भी चल रही होती हैं। थ्योरी पढ़ रहे हैं, साथ में फेसबुक की पोस्टें जहन में आ रही हैं, फ़लाना दोस्त ने क्या कह दिया था, फ़लाना भाई ने क्या बात कर दी थी, ये क्यों हो गया था, वो क्यों हो गया था। लेकिन जब आपको मैं कहूँगा कि लिखना है तो फिर आपका दिमाग मसरूफ़ हो जाएगा बेचारा, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसको अपने दूसरी किताब पे लिखना है। जब वो लिख रहा होगा तो एक दफ़ा आंखों से पढ़ेगा, दिमाग में जाएगा, हाथ से गुजरेगा, दोबारा से पढ़ेगा, क्रॉस मैच करेगा, 5 दफ़ा एक लफ्ज़ इतना दोहराया जाएगा कि तैयारी हो जाएगी।
तो रजिस्टर इज़ द टोटका जो कि बड़ा ज़रूरी है। कोई भी बच्चा कहता है सर मेरे से रट्टा नहीं लगता, तो मैं उसे बताता हूँ मेरे से भी रट्टा नहीं लगता, लेकिन मेरे वो सब्जेक्ट जिसमें रट्टा होता था मैं फिर उसको लिख लेता था। जब लिखता था तो क्रैम करना आसान हो जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें लॉजिक थोड़ी बहुत है, लेकिन क्रैमिंग हमें साथ साथ करनी पड़ रही होती है। हम एक दिन में फिर कितना पढ़ा करेंगे? बड़ा हैवी हो जाएगा काम। कितना पढ़ेंगे? 10-12 सफ़े एक दिन में, 15-16 सफ़े। हमारी किताब में टोटल जो पढ़े जाने वाले सफ़े हैं वो हैं 70, और हमारे जो ज़्यादा पढ़ाई वाले दिन हैं वो हैं तकरीबन 20 ज़्यादा पढ़ाई वाले दिन। कुछ रिवीजन डेज़ हैं, कुछ डिस्कशन डेज़ हैं, कुछ टेस्टों के ऊपर वो चल रही है। तो अगर मैं औसतन 20 दिनों के ऊपर डिवाइड करूं तो 3 से 3.5 सफ़े। तो हमारा किसी दिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी आज तो इम्पॉसिबल हो गया, आज तो पढ़ा ही नहीं जा सकता घर जाके। तो हमारा 3 से 4 सफ़े का एक औसत लोड होगा, और शुरू में तो शायद ये इतना भी नहीं होगा, कुछ जगह ज़्यादा लोड होगा, कुछ जगह कम लोड होगा। तो बस अगर ये सारी बातें, ये चीज़ है ना कि क्या मैं बिज़नेस लॉ फास्ट ट्रैक के लिए तैयार हूँ, मैं इसे 30 डेज़ बैच कहता हूँ। यानी कि अगर मैं ऑफ डेज़ को, वैसे तो गिना जाता है कि 40 दिन का बैच है लगातार, के कब से शुरू हो रहा है और किस वक्त तक जा रहा है, लेकिन इसमें जो वर्किंग डेज़ हैं तकरीबन 30 हैं। तो क्या आप 30 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं? अल्लाह खैर करे। स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच में शामिल क्या क्या है, इसके लिए अब लाइट बंद करनी होगी ताकि मैं इसका इमेज आपको दिखा सकूं। इनमें से कोई लाइट से प्रोजेक्टर तो नहीं ना बंद हो जाएगा? बस ओए क्या इत्तफाकन एक, मेरे ख्याल में इसकी विजिबिलिटी बेहतर है, बेहतर है। डे 1 से लेके डे 30, हर डे के आगे उसका एक एब्सोल्यूट डे रेफरेंस भी लिखा हुआ है। हम बहुत मैथमेटिकली चलेंगे इंशाल्लाह। यानी अगर आपका एक दिन मिस हुआ है तो आपको आज पता है कि उस दिन आपने क्या मिस किया है। वो लोग जो एक दफ़ा लॉ दे चुके हुए हैं, या उनकी तैयारी नहीं थी, या सेशन के बीच में थोड़े से पीछे रह गए थे, उनको इसको देख के असेस कर लेना चाहिए कि व्हाट आर द डेज़ जहाँ पे उनको सही से काम करना होगा। तो आपको पहले दिन से पता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अनलेस सेहत, ज़िंदगी, इस तरह का कोई मसला आ जाए, मेरी कोशिश होगी कि जो एक दिन के आगे टारगेट लिखा है वो उस दिन लाजमी कंप्लीट हो। चूँकि आप लोग तो अपने तरीके से चल रहे होंगे, अगर मैंने भी प्लान ना किया तो मैं फिर आपके दिन सही से नहीं लेके चल सकूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन मूड हुआ तो ज़्यादा पढ़ा दिया, किसी दिन मूड हुआ, मैंने सिलेबस को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और मैंने देख लिया है कि किस किस जगह पे कहाँ कम लोड डाला जा सकता है, कहाँ ज़्यादा। अगर एक दिन में एक चैप्टर है तो फिर वो एक चैप्टर आसान चैप्टर होगा। अगर एक दिन में 2 चैप्टर हैं तो ये एक सफ़े के चैप्टर हैं दोनों, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 2 दिन में स्प्रेड हुए हुए हैं, कुछ जगह पे मिक्सिंग हो रही है। तो ये सारा प्लान इस तरह से बना हुआ है। तब ये पूरा एक साइकिल है। राइट साइड पे टेस्ट आ रहे हैं। डे 1 7 जनवरी आज, हाउ टू प्लान 30 डेज एंड हाउ टू कॉप विद बिजनेस लॉ। ये हमारा आज का टारगेट है, बिजनेस लॉ को समझना है, और हमने 30 दिन के अपने टारगेट को समझना है। फिर 9 जनवरी से आगे हमारा दिन शुरू हो जाएगा। मैंने हर वीक को एक ब्लॉक असाइन किया है, 4 वीक्स, एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म 4 वीक में करना है, फिर 5वें वीक में फिर से सारा सिलेबस ख़त्म करना है। तो 5वां वीक ज़रा ज़्यादा जज्बाती है, उसमें 3.5 घंटे की क्लास होगी, और जो हमने इन 4 वीक्स में पढ़ा होगा हमने फिर इस वीक में उसको सारे को रिवाइज़ करना है। इतनी दफ़ा रिवाइज़ करना है इंशाल्लाह ताला कि तंग आके आपने पेपर पास कर लेना है। आप कहेंगे ये तो बहुत ही जज्बाती आदमी है, तो पढ़ाए जा रहे हैं, हम ही निकल लेते हैं, पेपर पास कर लेते हैं। तो हर दिन के आगे उसका टारगेट है। फॉर एग्जांपल 9 जनवरी को चैप्टर 2 ऑफर, चैप्टर 2 के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो चैप्टर 2 का ऑफर इस दिन, चैप्टर 2 का एक्सेप्टेंस इस दिन। चैप्टर 3 में कैपेसिटी ऑफ पार्टी एंड लीगैलिटी, चैप्टर 3 की कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन एक सफ़ा है, लेकिन ये टेक्निकल है तो इस पर टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो दिन बचता है, यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ICAP के एग्ज़ाम को सॉल्व कैसे करना है। आज वो डिस्कशन बेकार है। मैं आपसे कहूँगा सवाल इस तरह के आते हैं, उसको यूँ करना, तो वो आपको, मैं इससे पहले एक टेस्ट आपसे लूँगा पिछले दिन, और मैं नहीं बताऊँगा कि आपने कैसे करना है।
और आप अपने रिवायती तरीके जो आपके जहन में है, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं, आपने अपने तरीके से ट्राई कर देनी है। फिर जब टेस्ट से अगले दिन मैं उस टेस्ट को रेफ़र करके आपको बताऊंगा कि आपने हर सवाल को कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ICAP का एग्ज़ाम कैसा है। आपने दिए हुए MCQ बेस्ड एग्ज़ाम, ये है पेपर बेस्ड एग्ज़ाम। इसके कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ ब्लैक कलर से लिखना है। फॉर एग्जांपल हर पेज के ऊपर सवाल का नंबर दोबारा से लिखना है। तो कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, उनका पेपर रह जाता है। तो मैं उसमें, चूँकि मज़े की बात है कि ICAP ई मार्किंग के एक स्कीम लेके आया, तो आई वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसको ICAP ने कहा था कि आपने हमारी तरफ से ये समझानी है स्टूडेंट्स को। मैं थोड़ा थोड़ा सा उनका एजेंट भी होता हूँ कभी कभी, ठीक। तो वो उधर जाते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं, इधर आते हैं तो आप लोगों के साथ हो जाते हैं। तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ICAP के एग्ज़ाम को सॉल्व हमने किस तरह से करना है, हमने उन 3 घंटों को कैसे लेके चलना है, हमारा छोटी छोटी सी एहतियातें क्या हैं। पेपर में 3 तरह के, सिर्फ 3 ही तरह के सवाल आते हैं, वो किस किस तरह के सवाल होते हैं, उनको करना कैसे है। तो इस दिन हम इस पर बात करेंगे। फिर ये 2 छोटे छोटे एक सफ़े के चैप्टर हैं, इसको हम कवर करेंगे। आप देखिए हर चैप्टर का जो एंड हो रहा है ना, यानी जो सैटरडे है, वो है क्वेश्चन आंसर सेशन। ये बड़ा मज़े का दिन है। हर दिन तो जो हम पढ़ रहे हैं, अगले दिन पहले उस पर सवाल जवाब होंगे। जब तक पिछला आपको नहीं समझ आया, मैंने आगे जाना ही नहीं है। चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा लग जाए अगले दिन का पिछले दिन के सवालों पे। तो ये सब कुछ होगा। तो फिर हर सैटरडे को ये क्वेश्चन आंसर सेशन से क्या मुराद है, हर सैटरडे को आप पूरे वीक में जो तैयारी करके आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो जहन में थे या उस वक्त नहीं याद आए, बाद में आए, आप उस वक्त पूछ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट पहले 5 दिन गुजारता है और उसकी बड़ी अच्छी तैयारी है और उसको लगता है कि उसके पास कोई सवाल पेंडिंग नहीं है, ओके, कोई चक्कर नहीं है, वो इस क्लास में फिजिकली मत आए। वो अपनी तैयारी जिस तरह से इम्प्रूव करनी है उस तरह से इम्प्रूव करता रहे, या उस सैटरडे को एक छुट्टी के दिन के तौर पे सेलिब्रेट करे और रात में 11 बजे के करीब जो है वो क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो अपलोड हुई होगी उसको 1.5 पे चला के देख ले कि अच्छा कितने बच्चे आए थे और क्या सवाल थे। तो हो सकता है ये वाला दिन हमारा 1 घंटे सवा घंटे का सेशन हुआ करे। ये डिपेंड करता है, अगर सवाल चल रहे होंगे तो भले 3 घंटे चला जाए। तो ये फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हर वीक के एंड पे आपको मिल रहा होगा। फिर ये हमारे जब वीक्स ख़त्म होंगे, मैं ये बताया था चैप्टर 4 के 3 टॉपिक हम इस दिन कर रहे होंगे, चैप्टर 4 के 2 टॉपिक बाकी 3 टॉपिक इस दिन कर रहे होंगे। ये फिर 2 छोटे चैप्टर हैं 1-1 सफ़े के, ये 1 दिन में होंगे। फिर ये 3 से 4 सफ़े के चैप्टर हैं, ये अलग अलग दिन में हो रहे हैं। यहाँ तक हमारा आधा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। फिर हम करेंगे एक मिड टर्म, 3.25 घंटे का एक पेपर, जितना हमने पढ़ा उसके बारे में। राइट साइड पे आपको कुछ दिनों के बाद येलो से कलर से ये नज़र आ रहा है, ये जिस लाइन के आगे है ये इस दिन टेस्ट होगा। टाइम हम इसका आपस में तय कर लेंगे, फ्लेक्सिबल भी रखा जा सकता है और एक डिफाइंड टाइम क्लास से इमीडिएट पीछे का भी रखा जा सकता है कि आपने ये टेस्ट दिया और क्लास शुरू हो गई। तो ये क्लास के टाइम में शामिल नहीं है, ये हटके है। तो ये आपके इस तरह से तकरीबन कोई 12 टेस्ट तो ये सादा वाले, तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे वाले। ये मिड टर्म है 3.25 घंटे का, ये फुल लेंथ मॉक है 3.25 घंटे का। तो 2 फुल लेंथ मॉक, 12 छोटे टेस्ट। जब रिवीजन क्लासेस पे होंगे, यानी कि आपने 4 वीक्स गुजर गए, सिलेबस ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, पूरे सिलेबस को 1 हफ्ते में 5 दिनों में हमने तेज़ी से गो थ्रू करना होगा इंशाल्लाह। ये हम 5 दिन 3.5 घंटे पर डे करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चल रही होंगी। हर दिन जो पढ़ेंगे उससे अगले दिन उसका एक रिवीजन टेस्ट भी होगा। जैसे वो किप्स वालों की नहीं एंड पे वो होती कि बिल्कुल ही मतलब अब टेस्ट ही टेस्ट, आखिरी महीने में जनाब आधी बुक, पूरी बुक, 2 दफ़ा बुक और पता नहीं क्या क्या, उस तरह के टेस्ट। तो अगर आपने इन फ्लेवर से मैक्सिमम फ़ायदा उठाया तो यकीन माने इंशाल्लाह ताला, मतलब इनमें से आप आधे से ज़्यादा टेस्ट भी सही ईमानदारी से दे गए तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि वो बच्चे जिनसे आपका मुकाबला है वो ठंडे हैं, वो सुकून से पढ़ते आ रहे हैं हल्का हल्का सा करके। दूसरा, वो भूले बैठे हैं कि 2 महीने पहले क्या पढ़ा था। आप महीने में इतना कुछ पढ़ लेंगे कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा भूलने का। अभी आप भूलने वाले ही होंगे कि पेपर आ जाएगा ICAP का। तो आप लकी हैं, आपको ज़्यादा चांस मिला हुआ है। और आप दूसरे हवाले से भी लकी हैं कि आपको एक टीचर के साथ एक बड़ा भरपूर टाइम गुजारने का मौका मिल रहा है, जो कि लोगों की नज़र में सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है। तो इंशाल्लाह ताला
मतलब इस मौके को आपने मिस नहीं करना। सवाल पूछने ज़्यादा से ज़्यादा पूछने, और मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि बड़े अरसे से मुझे बड़ा दुख होता था कि क्लास में इतने सारे बच्चे कॉलेज वाले कमर्शियली बिठा देते हैं उनके एडमिशन से पैसे के चक्कर में कि टीचर इंडिविजुअली हर बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ये क्लास जिस साइज़ की है, अगर ये पूरी भरी हुई भी हो तो भी स्टिल ये बड़ा मुनासिब सी स्ट्रेंथ है, ये इनके साथ तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये पैटर्न समझ आया? कि नीचे एक और ग्रीन लाइन लिखी हुई है। रिवीजन क्लासेस ख़त्म हो गई, फुल लेंथ मॉक बाद में है, उससे कुछ 3-4 दिन पहले, मैंने इसके आगे दिन नहीं लिखा क्योंकि ये ना उस वक्त आपकी तैयारी के हिसाब से हम इसको मिलकर डिसाइड करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप सा बना लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे, या जब हम ये इन क्लासेस के एंड के करीब होंगे तो आखिरी दिन डिसाइड कर लेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम जब आप मुतमईन है कि आप पूरी बुक को अच्छी तरह से कर चुके होंगे। तो फिर हम एक दिन के लिए इकट्ठे होंगे जिसमें सिर्फ सवाल जवाब होंगे। पिछले फास्ट ट्रैक में ये सेशन हमारा 13.5 घंटे तक गया था। हम रात 1:30 बजे फारिग हुए थे, दोपहर 12 बजे स्टार्ट किया था। फिजिकल में ठीक है, भाई ने पूछा खाया कुछ नहीं था, उसमें 2 दफ़ा मेरे ज़िम्मे खाना था। मेरा ख्याल था 1 दफ़ा है तो मैंने दोपहर को खर्चा कर लिया अच्छा खासा, फिर पता ही लगा कि वो रात भी बीच में आ गई और सेशन ख़त्म नहीं हुआ था। यानी ये फिज़िकल सेशन होगा, ये फिज़िकल ओनली सेशन होगा, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन उस दिन ज़रूर आइएगा। ठीक है, मतलब फिर उसमें क्या होता है, मैं चैप्टर उठाता हूँ कि हाँ भाई ये चैप्टर 2 है, मोटा मोटा ये पढ़ा था, इसमें 5-7 मिनट की उसकी समरी दी, चलो जी चैप्टर 2 के सवाल। तो फिर क्या होता है कि जो आपके एंड पे भी जो छोटे छोटे से सवाल बच गए होते हैं आप उसे कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर पक्का हो जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई, आप फुल फ्लेज मॉक देते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हैं। फुल फ्लेज मॉक भी ICAP से 2 हफ्ते पहले है। ICAP का एग्ज़ाम है 7 मार्च को, ट्यूसडे बनता है, ठीक 2 हफ्ते पहले ट्यूसडे 21 फरवरी को फुल लेंथ मॉक होगा। तो आप एक दफ़ा यहाँ आधी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह, एक दफ़ा आप यहाँ 4 फरवरी को पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह, फिर आप 10 फरवरी को एक दफ़ा फिर से पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह, फिर 21 फरवरी से पीछे पूरी तैयारी करके बैठे होंगे, और फिर भी आपके पास 2 हफ्ते होंगे। तो कौन कहता है आपके पास कम टाइम है? आपके पास तो बहुत टाइम है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट एक है। जिनके पास सब्जेक्ट ज़्यादा हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना जज्बाती मैं ये फ्रेश लोगों को कर रहा हूँ जिनके पास दुनिया में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो टेक्स्ट बीच में है या कोई और सब्जेक्ट उठा लिया है, तो उतना आपने जज्बाती नहीं होना, क्योंकि आपने फिर अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ भी इंसाफ करना है। तो इन लोगों को तो जब सब्जेक्ट ही एक है तो इनका तो ओढ़ना बिछोना ही सिर्फ हर वक्त लो होना चाहिए। डन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्लान आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया। तो कितने टेस्ट बन गए हमारे? 12, 5 17, 2 बड़े वाले 19, एक ICAP ले लेगा, 20 इम्तिहान देंगे। ओए होए। और अगर गौर से देखें तो जो असल पढ़ाई वाले दिन है ना वो 20 है इस प्लान में। 5 मतलब आज प्लानिंग का दिन था हमारा, डे 1 तो काउंट हो गया, लेकिन जो एकेडमिक डेज हैं 5 5 5 5। रिवीजन तो पीछे वाले की ही दोबारा से रिवीजन है, डिस्कशन में पिछले ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस हो रहा है। तो असल में ये 20 दिन असल पढ़ाई वाले हैं, उन 20 दिनों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्वेश्चन आंसर सेशन वाले दिन एब्सेंट हो जाए मुझे दुख नहीं होगा, अगर आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं और आप बाद में उसको सुन लें कोई मसला नहीं, लेकिन ये 20 दिन जो है ना ये बहुत अच्छे गुजारने हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं, ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं हो गए, पता लगे घर जाके कहीं मंडे कब आएगा, मंडे आए बस मैं आग लगा दूं, मुझे किताब दे दे कोई, फ्रंट ऑफिस को जाके किताब क्यों लेट आप हमें दे रहे हैं, आप हमें फ्रंट ऑफिस को आप जाके कहेंगे वो आपको देंगे एक किताब पास पेपर्स की। उसमें जब से ICAP के सॉल्यूशन आना शुरू हुए 2009 से लेके अब तक के सारे चैप्टर्स के सवाल, उन सब के सॉल्यूशन, फिर उन सब के ऊपर एग्जामिनर ने क्या कमेंट्स किए कि जी हम क्या पूछना चाह रहे थे, बच्चों ने क्या लिखा, क्या टिपिकल गलतियां थी वो, और फिर मार्किंग स्कीम कि वो क्या बता रहे हैं कि इस सवाल में 6 नंबर थे तो उसमें से 2 नंबर किस चीज़ के थे, 3 नंबर किस चीज़ के थे। आपको एक वो किताब मिलेगी, एक और किताब आपको गालबन मंडे को मिलेगी, वो चलें बुक्स की बात ही कर लेते हैं, जो बुक्स हमने फॉलो करनी है उसमें ये वाली बात कवर हो जाएगी। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है?
ICAP हर सब्जेक्ट में एक सोर्स बुक बनाता है जो कि ICAP की अपनी ऑफिशियल किताब होती है। बच्चे उसको फॉलो करते हैं और उसमें हमें सोर्स मिल जाता है। फिर ICAP क्या करता है, उसमें साथ साथ एग्जांपल्स देता है उसे समझाने के लिए। तो किताब खूबसूरत बनाने के चक्कर में किताब का पैटर्न इतना अजीब सा कर देते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कि टेक्स्ट कहाँ ख़त्म हुआ और एग्जाम्पल कहाँ शुरू हुई, याद क्या करना है और क्या नहीं करना। और फिर वो 2-3 सफ़े देखने के बाद फिर बीच में खुद ही से ढूंढता रहता है कि मेरे लिए क्रैम करने वाली चीज़ क्या है। तो उसमें क्या होता है कि ICAP की किताब की एक समरी बुक मैंने बनाई हुई है जो कि थ्रू आउट यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, और मतलब मार्केट में मुश्किल से 1-2 किताबें जो कि ICAP की किताब के अलावा चलती हैं, उनमें से एक ये किताब भी है। मैं 15-16 साल से जो है वो डिफरेंट बुक्स में ऑथरशिप के तौर पर भी हूँ। और बी लॉ मेड ईजी एक किताब जो नोट्स की किताब है, उसमें पास पेपर्स भी हैं, लेकिन पास पेपर डुप्लीकेट होते हैं क्योंकि एक और किताब जो कि पास पेपर की स्पेसिफिक किताब है वो आपको मिलेगी। तो इस कोर्स के आपने जो भी पैकेज लिया है ना, फिजिकल ओनली लिया है, ऑनलाइन ओनली लिया है या दोनों का मिक्सचर लिया है, किताब आपको कॉलेज ने देनी है। अनलेस कि आप वहाँ पे जाके उनको जो है बहुत ज़्यादा लड़ के आए कि अच्छा नहीं जी मुझे अगर इतना डिस्काउंट नहीं दिया तो मैं कत्ल कर दूँगा, मुझे किताब नहीं चाहिए, रख लें अपनी किताब, आप जो है वो। तो अगर इस तरह का कोई आपने उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सी स्टेटमेंट दिया तो शायद फिर आपको ना मिले, क्योंकि उन्होंने लिखा हो गया है किताब नहीं देनी है, बच्चा बड़ा लड़के गया है। अदरवाइज़ आप सबको 2 किताबें मिलेंगी, एक मेरी नोट्स वाली किताब होगी, एक पास पेपर्स की किताब होगी। नोट्स वाली किताब ICAP की समरी है, यानी कि ICAP की कंप्लीटनेस उसमें 100% है। मैंने एग्जांपल्स को क्या किया है, नोट नंबर का रेफरेंस देके किताब के एंड पे डाल दिया है। तो फिर आपको पता लग जाता है कि हाँ ये 2 सफ़े रट्टा मारने वाले हैं। और समझने के लिए एग्जांपल्स पीछे हैं, देखी समझ आ गई, मुस्कुरा दी है, क्योंकि आपने एग्जांपल याद नहीं करनी होती, आपने जो कंटेंट है वो याद करना होता है। तो उस किताब में 70 सफ़े, मतलब वो किताब बड़ी A4 बड़े साइज़ की नहीं है, दरमियाने साइज़ की है। 70 सफ़े उस साइज़ के हैं विच इज़ योर 100% सिलेबस। तो ये बहुत छोटा पेपर है। एक इससे भी छोटा पेपर होता है, वो कंपनी ला, वो पता नहीं आई कि अपने क्यों ग्रुप बी में डाला हुआ है, वो ग्रुप ए का बनता है, वो इतना छोटा सा पेपर है। तो बुक समझ आई। अब अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि क्या हम कम टाइम में कर सकेंगे, हम ज़्यादा कर लेंगे। 40 तो हमारे एकेडमिक आवर्स हैं बीच में, और फिर डिस्कशन के डेज़ भी अलग से हैं। जो रेगुलर क्लास है मेरी 1 घंटे की क्लास होती है कॉलेज में, 5 दिन जिनमें 1 दिन टेस्ट होता है, तो 1 हफ्ते में 4 आवर्स पढ़ते हैं वो इफ़ेक्टिवली। उसमें 1 दिन ऐसा होता है जिसमें जुम्मे की वजह से 10 मिनट पहले भी छोड़नी पड़ती है क्लास। तो वो लोगों ने सारा सेशन मिला के 60 आवर्स पढ़ा होगा, और आप 4 हफ्ते में 40 आवर्स पढ़ लेंगे, लेस देन 1 मंथ में। तो पढ़ेंगे मोर और लेस आप उनके बराबर ही, बस आपका पेस तेज़ है, आप 1 दिन में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आपका फ़्लो टूटेगा नहीं, आप उसको साथ साथ फ़्लो में पढ़ते पढ़ते एक ही दफ़ा पेपर पे फेंका और भूल गए कि क्या पढ़ा था। तो इसमें ये जहन से निकाल दें कि जी फास्ट ट्रैक का मतलब है कि टीचर चीज़ें छोड़ देगा। कवरेज 100% करेंगे, एक फुल स्टॉप तक को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्यों और उसका क्या मतलब है। बस आपने साथ देना है। मैं इसीलिए बार बार आपको डरा रहा हूँ कि हम काफ़ी पढ़ेंगे, इसलिए डरा रहा हूँ कि आपको जो है ना, फिर अगर उस वक्त आवाज़ार होना है तो ये अच्छा टाइम है आवाज़ार होने का। अभी आपने शायद ICAP के पैसे ना भरे हों, इस वक्त भागना आसान है। शुरू कर दिया तो फिर आपको साथ साथ चलना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे आप लोग अपने डिसीजन पे कायम रहें। इश्यूज़ एनालिसिस और इस पेपर की टेक्निक। अब हम बिज़नेस लॉ पे बात करते हैं। हमने प्रोसेस पे बड़ी लंबी चौड़ी सी बात कर ली। मेन इश्यूज़ क्या हैं बिज़नेस लॉ के साथ? बिज़नेस लॉ को लोग ईजी गेम मानते हैं। ग्रुप ए के पेपरों में सबसे छोटा पेपर है, तो इसके साथ कुछ भी पढ़ रहे हो ना तो लोग कहते हो यार वो छोड़ो, बी लॉ तो जो है ना बड़ा शोगल मोगल है। इतना शोगल मोगल है कि वो सोचते हैं कि यार आज का मैं लेक्चर ना रिवाइज़ करूँ तो भी कोई बात नहीं, कल कर लूँगा, ये तो शोगल मोगल पेपर है। देखो इतना कुछ शोगल मोगल पेपर है कि इसका रिज़ल्ट बड़ा ख़राब आता है। एक आध अटैम्प्ट में आई कि आपने बेहतर वो किया है, वरना तकरीबन 9 अटैम्प्ट्स पीछे, मतलब आज से पीछे जो 11 अटैम्प्ट्स हैं ना टोटल, उसमें 8 दफ़ा बी लॉ का सबसे गंदा रिज़ल्ट आया पूरे कैफ में। पिछली 11 में से 8 अटैम्प्ट्स में ये वर्स्ट रिज़ल्ट वाला पेपर रहा है।
और क्यों? क्योंकि आसान है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। जब इतना आसान है तो दिल करेगा घर जाके पढ़ने का, मतलब कि यार वो तो क्लास में समझ आ जाता है, बड़ा मज़ा आता है, सारा एग्जांपल देते हैं हम, ऐसे करके फ़ौरन से समझ लेते हैं, और थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, बस जैसे ही मुझे मौका मिला मैं याद कर लूँगा। वो मौका कभी भी नहीं मिलता। तो वो मौका जो है वो मेरे ख्याल में वो शिफ्ट ओवर हुआ होगा उसका, ठीक। तो वो मौका जो है वो कभी भी नहीं मिलता। तो एक प्रॉब्लम बी लॉ का कि ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है, तो आपने इसको आसान नहीं कंसिडर करना। और आसान तो वो हो जिसके पास कंपैरिजन हो कि ये मुश्किल और ये आसान है, जिसने करना ही एक पेपर हो। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एक पेपर की है। अगर आपको लगता है कि आप ओवर परफॉर्मिंग स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब देखिए हमारे लिए बहुत आसान होता कि हम यहाँ पे एक पैकेज लिख के लगा देते, 2 सब्जेक्ट में इकट्ठे एडमिशन कराएं, इतना मिल जाएगा, और हम दोनों क्लासों में बच्चे भरना शुरू कर देते। लेकिन एक चीज़ जो हमारी हमेशा से रही है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के नहीं कमाना। अगर आप मानते हैं कि आप ओवर परफॉर्मिंग हैं तो आप 2 पेपर उठाएं। हम ये मानते हैं कि 80% स्टूडेंट उतने कैलिबर के नहीं होते कि वो इकट्ठे 2 महीने 1.5 महीने जो उनके पास बच गए हैं उसमें 2 पेपर उठाएं और दोनों के दोनों को साथ लेके चल सकें। कॉलेज कमा अच्छा सकता है, आपको एडमिशन अच्छा दे सकता है, लेकिन झूठ बोल के नहीं। तो इसलिए मैं पहले दिन बड़ी सच्ची बात आपके सामने करने लगा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो अगर आप लोग टैक्स में भी बैठे हुए हों, ठीक है, फाइनेंशियली किसको बुरा लगेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना। 2 पेपर टारगेट थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है, तो वो बंदा जो कि मानता है कि वो एफर्ट करेगा, और वो बंदा जिसके पिछले रिकॉर्ड ये साबित कर रहे हैं कि वो एफर्ट कर रहा है, तो आप अपनी कैपेसिटी, ये एक पेपर भी बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। 1.5-2 महीने में आपने एक पेपर तैयार करना, ये हल्की बात नहीं है कि कैफ का एक पेपर आपने कम टाइम में करना है। तो ऐसा ना हो कि अपने आप को ओवरलोड कर लें। तो अपनी असेसमेंट ज़रूर करनी है। अगर आप तैयार हैं 2 पेपरों के लिए तो यस, गो फॉर बोथ पेपर। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन टारगेट मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। तो बस अपने आप को आपने इसके लिए तैयार रखना है। अभी पे फ्रंट ऑफिस वाले कहेंगे सर आप क्लास में इतना सच बोल देते हैं कि बच्चे आके फिर रिफंड करा ठीक है, तो झूठ के साथ नहीं चलेगा काम। तो पहला मसला आसान है, और इतना आसान है कि फेल हो जाता है। ये शायद पहली दफ़ा ही आपने ज़िंदगी में जुमला सुना हो कि एक सब्जेक्ट इतना आसान है कि फेल हो जाता है। पहला मसला समझ आया, आसान नहीं समझने से। दूसरा, रिटेंशन, याद नहीं रहता। अगले दिन पढ़ते हैं, पिछले दिन वाला भूल जाता है। ये मसला उनको होता है जो 6 महीने पे फैला के पढ़ते हैं। जिन्होंने पढ़ना ही थोड़े से दिनों में, उनको भूलना ही नहीं। और भूले तो मैं फिर रिवीजन क्लास लेके आपके सर पे मौजूद हूँगा, फिर अजियत, मज़ीद अजियत, शदीद अजियत, और कोई पता नहीं कि वो वाली रिवीजन क्लास फिर आई कैप में हो जाए। क्योंकि वो आई कैप तकरीबन हर साल बाद जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि बिज़नेस लॉ में मुझे कहे कि जी आप आएँ। तो इस दफ़ा उन्होंने टेंटेटिवली मेरे से पूछा है, मैंने टेंटेटिवली उन्हें यस किया है। तो हो सकता है एंड पे रिवीजन क्लास वाले टाइम तक आप जो है ना, आप कहें कि बस ठीक है, इस कमरे में बहुत पढ़ लिया, अब हमने आई कैप के खुले माहौल में जाके पढ़ना है। तो खैर, रिटेंशन आपका मसला नहीं है। अगर आपने रजिस्टर मेंटेन किया और साथ साथ पढ़ रहे हैं तो रिटेंशन प्रॉब्लम नहीं है। आई कैप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लोग रट्टा मारते हैं और उसके बाद लॉजिकल सवाल में भी रट्टे की कोशिश करते हैं, आई कैप को बहुत बुरा लगता है। तो आई कैप का सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझ होनी चाहिए हमें। फिर बिजनेस लॉ का असल दुश्मन पीआरसी। पीआरसी दुश्मन होता है किसी का? क्यों है पीआरसी दुश्मन? नहीं तो एमसीक्यू का हमने हमारा क्या करना है? हमने कंप्यूटर बेस्ड तो एग्ज़ाम देना ही नहीं। हाँ, वहाँ पे चीज़ें उस तरह से याद नहीं करनी पड़ती थी। फिर वहाँ पे आप जाके पेपर में जाके बस ऐसे टिक लगाए। अगर 4 एमसीक्यू की ऑप्शन है तो एक तो ठीक होगी, तो 25% चांस तो है कि आप रैंडमली सही ऑप्शन चूज़ कर रहे होंगे। तो उसमें कुछ जगह तुक्के भी लग जाते थे। फिर पीआरसी के बाद आपका एक मिजाज बन गया था कि यार शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है, 1-2 चैप्टर कम भी कर लें, चल जाता है काम। और पढ़ना तो सिर्फ क्यूएम और इंट्रो होता है, बाकी तो शुगल है। तो पीआरसी आपका एक मिजाज बना देता है कि सीए के बारे में जो सुन के आए थे ना कि 18 घंटे पढ़ना होता, उतना कोई नहीं है, ये मजाक है। तो वो पीआरसी का मजाकिया स्टूडेंट जब आके कैफ को टकराता है तो उसके साथ मजाक हो जाता है। तो वो वाला एटीट्यूड बदलना होगा। ये फास्ट ट्रैक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ट्यून अप हो जाते हैं, आपको
2 महीने में कैफ समझ आ जाता है, रादर देन कि आप 6 महीने की अटेम्प्ट दें, तीनों पेपर फेल होने के बाद कहें अब मुझे समझ आया है कि कैफ क्या है, अब देखना अगली दफ़ा आग लगाऊंगा। आपको ये 2-2.25 महीने में समझ आ जाएगा कैफ क्या है। तो आप पहले दिन से ही उस लेवल की तैयारी पे बैठे होंगे अगले सेशन इंशाल्लाह कि आप चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। तो पीआरसी एक बहुत बड़ा दुश्मन है बिजनेस लॉ का। पीआरसी नॉन सीरियस एटीट्यूड डेवलप कर देता है स्टूडेंट्स का। शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, ये बिजनेस लॉ का दुश्मन है। हो सकता है कुछ सियाने आपको कहो यार सर तो जज्बाती हो जाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ चैप्टर 3 में से ना 2 दफ़ा सवाल आया है पिछले 5 साल में। तो अगर हम देखें तो हर 3 साल बाद जब शनि की मुहूर्त होती है और जब पूरा चांद अपने जोबन पे होता है तो ये सवाल तब रिपीट होता है। इतने अजीब व गरीब से आपको फ़लसफ़े सुनने को मिलेंगे। बच्चों ने पूरा ना एक वो उसकी वो बनाई हुई होती है, कुंडली बनाई हुई होती है कि इस चैप्टर में से सवाल कौन सी अटैम्प्ट में आएगा, और फिर उसके ऊपर उनके इंटरनेट पर गैस वर्क जारी हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि देखो मेरा गैस ज़्यादा अच्छा है और मेरा गैस ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना है। जब हमने एक ही पढ़ना है तो टिका के पढ़ना है, बड़े अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है और अच्छे वे में लेके चलना है। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। सिलेबस आउटलाइन क्या है? हमारा सिलेबस 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, एक छोटा सा पाकिस्तान के आइन का थोड़ा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में डाला हुआ है। ये हमारा तकरीबन एंड का चैप्टर होगा। आई के अपने कहा है कि 5 से 8 मार्क्स की इसकी वेटेज है। आई के अपने टीचिंग आवर्स में भी बहुत जज्बाती हो के बड़ा कुछ कह दिया कि 110 से 130 आवर्स तक आप पढ़ाएं, बट इतना टाइम तो कॉलेजेस फिजिकल क्लास में मतलब रेगुलर क्लास में नहीं दे पाते जितना इन्होंने कह दिया। तो इसको इग्नोर कर देना, ये ई रंग नंबर है, ये सही वाला है। आई के अपने कहा 5 से 8 नंबर का हम पूछेंगे। 2 अटेम्प्ट पीछे नई स्कीम आई थी और इस सब्जेक्ट के डायनामिक चेंज हो गए। पहले ये और कमती लॉ मिक्स होकर एक बड़ा पेपर होता था। तो हमारे पास पास्ट पेपर्स का लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं है, हमारे पास सिर्फ पिछली 2 अटेम्प्ट्स हैं ये गेस करने के लिए कि आई कैप जो ये कह रहा है क्या आई कैप उसको फॉलो भी करता है या नहीं करता। तो इसमें जिसमें आई कैप ने 5 से 8 कहा, आई कैप ने 2 अटेम्प्ट्स में 5 और 6 नंबर के सवाल पूछे। आई कैप ने 20 से 25 कहा तो इस रेंज में पूछा। आई कैप ने ये रेंज बताई, इस रेंज में पूछा। यानी कि जो उन्होंने रेंज बताई है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो 5 से 8 नंबर यानी तकरीबन 5 नंबर इधर से। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा लॉ। पहले 2 हफ्ते में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। उसमें 2 पोर्शन है सिलेबस के, 20 से 25 और 25 से 30। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पहला वाला पोर्शन है पता नहीं अगर मैं बोर्ड ऐसे करूँगा तो आप लोगों को कितना नज़र आएगा, कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 नंबर का है और ये कह सकता हूँ कि ये 50 नंबर का है और ये कह सकता हूँ कि ये 45 नंबर है। 5 नंबर इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, 50 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आधा सिलेबस आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यहाँ से अक्सर वकीलों की तरह के सवाल आते हैं, बड़े लॉजिकल से बड़े मज़ेदार से सवाल आते हैं। और फिर आपके आते हैं अदर बिजनेस लॉज, जिसमें आपके सिलेबस में तकरीबन 8 अदर बिजनेस लॉज हैं। तो 8 बिजनेस लॉज ये हैं, इन 2 में 1 लॉ है और 1 लॉ पाकिस्तान का आइन। तकरीबन 10 लॉ हमारे सिलेबस में। तभी इस पेपर का नाम बिजनेस लॉज है कि हमारे बिजनेस के डिफरेंट तरह के लॉज। 5 से 8 नंबर के लिए सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। फिर जो ये पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स का, इसके अंदर चैप्टर 2, 3, 4 और 5 है। ये यूँ समझें कि तकरीबन पहले वीक का हमारा टारगेट है। पहले वीक में हम अगले जोन में भी जा चुके होंगे इंशाल्लाह। फिर 25 से 30 नंबर के लिए ये वाले चैप्टर हैं 6, 7, 8, 9, 10। चैप्टर 10 सवा सफ़े का है, 9 1 सफ़े का है, 8 1 सफ़े का है, 7 3 सफ़े का है, 6 4 सफ़े का है। 11 सफ़े में 25 नंबर है। और क्या चाहिए? तो इस पोर्शन पे जब आना है ना तो इसको तो घोल के पी जाना है। ये कम मेहनत से ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है हमें। फिर इधर आए तो अदर बिजनेस लॉज में 3 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के ऊपर, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। ये पार्टनरशिप का लॉ है कि पार्टनरशिप कैसे काम करती है, वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, ये बताती है पार्टनरशिप कैसे काम करती है। फिर एक लॉ है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस पे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। फिर 3 छोटे चैप्टर्स हैं 16, 17, 18 और तीनों में 2-2 लॉ हैं, 2-2 सफ़े के। आई के अपने ना 6 लॉज का हमें इंट्रोडक्शन दिया है, तकरीबन 2-2 सफ़े एक लॉ के ऊपर दिए हैं। तो हम औसतन एक दिन उनके ऊपर देते जाएंगे। चैप्टर 17 के 2 लॉ छोटे हैं तो वो एक दिन में कवर हो जाएगा। 16 को 2 हिस्सों में करेंगे और 18 को 2 हिस्सों में करेंगे। तो ये एक ओवरऑल आपके सिलेबस का मैप है जिसको हमने करना है।
चैप्टर 1 और 14 से लेके 18 तक ये प्योर क्रैमिंग है, और 2 से लेके 13 तक मिक्स है। रट्टे वाले सवाल भी आते हैं और लॉजिकल सवाल भी आते हैं। यानी अगर मैं एक स्टेप आगे चलूँ तो अगर हम इसका पेपर पैटर्न देखें तो ICAP ने ये बताया है कि हम 15 नंबर के MCQs पूछा करेंगे और 85% के थ्योरेटिकल सवाल पूछा करेंगे। उसमें भी ICAP ने पुराने ज़माने में बताया था, अब वो इतना नहीं बताते, कि नॉलेज बेस्ड सवाल होंगे 40%। नॉलेज बेस्ड का मतलब है रट्टे वाले सवाल। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है कि आपको आता हो और एक सिचुएशन पे आप उसको अप्लाई कर सकें कि ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से। किसी भी सवाल के मैक्सिमम नंबर 8 नंबर होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि छोटे नंबर्स के बहुत सारे सवाल होंगे। तो 15 नंबर MCQs और 85%। हम MCQs की अलग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं। आपको किताब मिलेगी, किताब में हर चैप्टर के साथ 70-80 MCQs की प्रैक्टिस होगी। वो शुरू में करने की ज़रूरत नहीं है, सेशन के एंड पे जब चीज़ें याद हुई हुई होंगी तो उन्हीं में से ही जनरेट हुए हुए MCQs होते हैं। तो MCQ कोई अलग से कहानी नहीं है उस तरह से। तो 15% MCQs और 85% रिटन, और इस रिटन में भी 40% क्रैमिंग और 60%। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 15 MCQs इधर कर दूं और 85 के 2 हिस्से कर दूं कि इस 85 का 40% इधर आएगा, 85 का 40% और 85 का 60%, कितना बनेगा 85 का 40%? 80 का 40 30 बन गया, 32, और 5 का 42 बन गया, तो 34 के करीब, 34-35, 49 मार्क्स मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और तकरीबन 51 मार्क्स लॉजिकल। तो मैं कह सकता हूँ कि आधा पेपर रट्टा है और आधा पेपर लॉजिक है। कुछ लोगों का रट्टा अच्छा होता है, कुछ की लॉजिक अच्छी होती है। सवाल ये है कि मैं खुद से लिखूं या रट्टा मार के लिखूं, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर और आपको लगता है कि आप खुद से लिखेंगे तो एग्जामिनर को नहीं समझ आएगी, आप मेरे नोट्स को रट्टा मार लें, मेरे नोट्स से जो अपना रजिस्टर बनाया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि यस आप खुद से लिख सकते हैं तो फिर क्लास में लॉजिकली समझ लेना है। कुछ चीज़ें जहाँ लिस्टें आएँ जिस पर मैं आपको कहूँ यहाँ लाजमी क्रैम कर लें, उसे क्रैम कर लें, बाकी चीज़ों को जहन नशीन कर लें और पेपर में खुद से लिखने की कोशिश करें। डन? तो फिर अब फाइनली ओवरऑल क्या रिज़ल्ट निकले, हमें क्विक टिप्स एंड के लिए क्या चाहिए, हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर बाय करना होगा। ये रजिस्टर है 100 से 125 सफ़ों का। स्टेप 1। स्टेप 2, मुझे 20 लेक्चर्स लाजमी अटेंड करने हैं। 20 लेक्चर्स फिज़िकली लाजमी अटेंड करने हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी एडमिशन लिया होता है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर गैप नहीं देना। मैंने जो टाइमलाइन बताई हुई है, आपने अपना टाइम एक दिन आगे फासले से शुरू कर लेना है। यानी हमारा हर दिन का लेक्चर आप अगले दिन करें, क्योंकि ज़ाहिर लेक्चर होगा, लेक्चर की प्रोसेसिंग होगी, अपलोड होगा, शाम रात हो जाएगी, तो आप एक दिन के फासले पे हमसे रहें। मेरा पूरा स्केड्यूल पकड़े और उसको +1 कर लें, और फिर उसमें आपने जो लेक्चर वाला डे है उसकी वीडियो उस दिन मिस नहीं होनी चाहिए। यानी वो फिर लाजमी देखनी है ताकि आप क्लास के साथ साथ रहें, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले हज़रात हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो टीचर से दूर निकल जाते हैं क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं होता। और जो फिज़िकल आ रहे हैं उन्होंने फ़िज़िकल आते रहना है मजबूरन। अगर आपके पास ऑनलाइन की एक्सेस है तो उस एक्सेस को मजबूरन इस्तेमाल करना है, लेकिन मेनली आपने कोशिश करना है कि आप फ़िज़िकली आएँ और चीज़ों को लेके चलें। हम लोगों ने एक हिम्मत करके ये फ़ैसला किया है कि हम फिज़िकल वालों को ऑनलाइन की एक्सेस भी एडिशनली दे दें, जो कि जिन्होंने कंबाइंड पैकेज लिया हो। उसका फ़ायदा ये था कि हमारी जो फ़ीस थी उसको अगर कम करवाना हो तो उसमें मार्जिन मिल जाए कि खाली फिज़िकल ले लें तो सस्ती हो जाए, खाली ऑनलाइन ले लें तो सस्ती हो जाए, ताकि अगर एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी क्लास का हिस्सा बन जाए और बाकी लोग भी। तो 20 लेक्चर फिज़िकली, या अगर ऑनलाइन वाले हैं तो उन्होंने डे वाइज उसको लाजमी करना है। तीसरी चीज़, आपने रिटन टेस्ट लाजमी देने हैं। मैं आप लोगों को ये हैंड आउट भी पकड़ा दूं ताकि जो आज हमने बातें की हैं वो सारी इसमें मौजूद है। वाह जी वाह, ये वाली लेन तो बहुत आसान है।
एक एक हैंड आउट आप ले लें और ये आप आगे चला दें, गोल गोल घूमता घूमता हर बच्चे तक पहुंच जाएगा। रिटन टेस्ट करने हैं आपने, एवरी वीक रिवीजन करनी है। इस सब के लिए आपको मसाले क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, फोकस। आपको पता है मोबाइल को बंद करके चार्ज करें तो तेज़ चार्ज होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है और आपको अपने मोबाइल अच्छे भी लगते हैं। तो जब घर में बीलो पढ़ने बैठे ना, उस मोबाइल को बंद करके चार्जिंग पे लगा दें, उसकी और आपकी हेल्थ दोनों के लिए बड़ा अच्छा है। जब वो बंद हुआ होगा तो आपके टाइम में इतनी बरकत आ जाएगी कि मैं तो 4 से 6 आवर्स लिख रहा हूँ टोटल, या 2 से 4 आवर्स लिख रहा हूँ, आप 1.5 घंटे बाद टकराते फिर रहे होंगे दीवारों में कि इतना पढ़ लिया भाई, अब और क्या, अब कुछ तो करना है। प्रॉब्लम ये है कि 6 घंटे तक किताब भी खुली होती है और फेसबुक भी खुली होती है, ना फेसबुक पे मज़ा आता है ना किताब का मज़ा आता है। 6 घंटे के बजाय 1.5 घंटे किताब पढ़ लीजिए और 4.5 घंटे फेसबुक पे मस्तियाँ कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। चीज़ों के साथ मुनाफ़कत नहीं करनी, अय्याशी करनी है तो फिर पढ़ना नहीं है, और पढ़ना है तो फिर अय्याशी नहीं करनी। आप सिर्फ थोड़ा सा प्लान करें, ये फास्ट ट्रैक आपके अंदर एक नई चीज़ डेवलप करेगा, फोकस स्टडी। आपको आदत होगी, ज़िंदगी भर आपके काम आएगी कि जब पढ़ना है तो फोकस से पढ़ना है, और फिर जब अय्याशी करनी है तो फिर भूल जाना है। फिर आपको ऐसे टाइम भी आएंगे कि आप 2-3 दिन तक किताब को भी नहीं हाथ लगाएंगे और आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। तो थोड़ा सा फोकस, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन। सीए में यही 3 चीज़ें चाहिए थ्रू आउट। आप मुझे ज़िंदगी में किसी भी वक्त रोक के कहेंगे सर सीए में क्या करूं कि मैं सही से चलता रहूं, मैं ये 3 लफ्ज़ ही बोलूँगा। आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पता हो कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना है, उस पर बड़ा पुख्ता मोहकम इरादा हो। हार्डवर्क करें, मुशक्क़त करें, मेहनत करें। सीए में इंटेलिजेंट लोग कम पास होते हैं, मेहनती लोग ज़्यादा पास होते हैं। इंटेलिजेंट बंदा जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो फिर फेलियर पे यही कहता है कि आई के अपने पंखे चलाया होगा, वो मेरा पेपर उड़ गया तो मुझे उड़ा दिया उन्होंने। ठीक है, तो जो मेहनती बच्चा है ना वो कहता है अच्छा रह गया, कोई बात नहीं, मेहनत तो है ना अपने पास, दोबारा से आग लगा देंगे। तो मेहनती बंदा यहाँ ज़रा ज़्यादा सक्सेसफुल है। और फोकस इज़ द थिंग। यानी आपको दुख हो रहा होगा जी मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं अब क्या करूँ, मतलब मेहनती बंदा अगर ज़्यादा कामयाब है, आप फोकस करें। मेहनती बंदा 6 घंटे में काम करेगा, आप 1.5 घंटे में काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो अपने 6 घंटे ईमानदारी से लगाते और आप 1.5 घंटा भी ना लगाएं, फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो इस सब के लिए चाहिए। तो क्या आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं? और आज ये टीज़र भी आपको हो गया कि ये जो है वो 2 घंटे काफ़ी मुश्किल से गुजरते हैं। मैं बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक भी दे दिया करूँगा, अगर लगेगा ज़रा चीज़ें भारी हो गई तो आपको 10-1 मिनट की ब्रेक दे दी, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब अभी आज तो मैंने इसीलिए मेरे जहन में मार्जिन यही था कि हम एक टाइम से फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा आगे हो गया। मैं सोच रहा था 4:30 फ्री हो जाएंगे, तो आज हमें इतना मसला नहीं होगा नमाज का। कल हम जो है वो बीच में तकरीबन कोई 4:15 पे कोई 10-1 मिनट की ब्रेक कर लेंगे, उससे जो है वो नमाज भी पढ़ी जा सकती है। जो लोग बाहर निकल के चाहे, वो मेरे ख्याल में कैंटीन का कुछ सिलेक्टेड सा शायद अरेंजमेंट हो जाए, नहीं तो हम तो बिल्कुल ही कॉलेजों के उसमें बैठे हुए हैं, एक मतलब माहौल हर तरफ कॉलेज ही कॉलेज हैं। तो हमारा कॉलेज जो है वो अभी बेचारा जो है वो इसने काम शुरू करना था मार्च के एंड पे, ये हमने बीच में एक क्लास निकाल दी कि चलो कुछ लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी कॉलेज को कोशिश करते हैं थोड़ा बेहतर करने की। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है। कल से मुराद है मंडे को हम गैप भी कर लिया करेंगे, आपको थोड़ा सोचने का भी टाइम मिल गया। तो दीज आर द थिंग्स। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो फिर ये एंड पे शुक्रिया के साथ जो है वो आपको कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पेशेंस से मुझे सुना, बर्दाश्त किया। नीचे जो है मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। कई दफ़ा क्या होता है कि क्लास में सवाल पूछते हुए आपको शर्म सी आ रही होती है कि जी सबके सामने पूछेंगे, बच्चे हंस पड़ेंगे। वैसे जब इतने से बच्चे हों तो कितना को हंस लेंगे, उनकी भी बारी आ जाएगी, ठीक है? तो जब थोड़े से लोग हैं तो इस पर नहीं परेशान होना, हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है।
कोई कन्फ्यूजन क्लास में हो, मैं तो हर दिन आपके सवालों के इतने जवाब दे रहा हूँगा, और जब बच्चे कम है तो आप हर बंदा 2-2 सवाल भी पूछ लेगा ना, तो 15 मिनट में सवाल ख़त्म हो जाएंगे हमारे। तो हर दिन सवाल पूछने हैं। फिर भी अगर सवाल पूछना हो कोई अदर देन क्लास, तो मेरा ईमेल एड्रेस है, ये अब आपके सामने आखिरी स्लाइड आपके हैंडआउट्स में भी आ रही होगी। आतिफ आब्दी नाम है तो sayyedatifabdi@gmail ये ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल पे आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कहेंगे जी ईमेल मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, व्हाट्सएप आपके लिए आसान है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब वो शायद ही आपने कोई ऐसा व्हाट्सएप देखा हो जिसमें कोई 4,2500 अनरीड चैट्स हों, ठीक है। तो वो मतलब मैं दूर से आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। व्हाट्सएप में मेरे ख्याल में आप लोग व्हाट्सएप को ज़रा समझते हैं, ग्रीन का मतलब होता है अनरीड। तो अगर आप देखेंगे तो आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। और ये इसके ऊपर इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है 4,172 अनरीड चैट्स। मैंने कभी अपना नंबर किसी को नहीं दिया, ठीक है। तो वो होता ये है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनता है बच्चों का कि उसमें कोई ना कोई हेल्प, उसमें कोई डाटा शेयर कर दिया, उसमें कोई सवाल का जवाब दे दिया, तो वहाँ से नंबर बच्चों के पास आता है, बच्चे एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद फिर वो हर दूसरे दिन किसी की तरफ से कोई फूल, कोई फॉरवर्ड मैसेज, कोई वीडियो। अब वो लोग तो मतलब तो व्हाट्सएप से मैं भागा हुआ हूँ। व्हाट्सएप में क्या होता है कि फिर हम जब एंड पे जब क्लास से फ्री होते हैं और आपका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो फिर मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को पिन कर लेता हूँ अपने पास। तो मैं ओपन किया व्हाट्सएप, उस ग्रुप को सर्च किया, वहीं पे सारे सवाल जवाब देखे, वहाँ से बाहर निकला और भाग गया। तो मैं अपने मेन व्हाट्सएप में नहीं जाता, मैं डायरेक्ट लेबल्स में जाता हूँ। लेबल में क्लासेस के ग्रुप बने होते हैं, वहाँ जाके। तो इसलिए ईमेल फास्टेस्ट वे है। फिर भी अगर आप कहेंगे जी मैं ईमेल मुझे लिखनी ही नहीं आती है, ये मसला या वो मसला, तो टीम का नंबर हमारे पास ये मौजूद है 0340672662। मेरे साथ सर उसामा वहीद हैं जो सीए फाइनल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और इस सब्जेक्ट के टीचर भी हैं। इसमें हम उनकी मदद भी साथ साथ लिया करेंगे। वो भी बीच में कई दफ़ा क्या होता है कि आप कहते हैं जी टीचर से हमें पूछते हुए शर्म आ रही है, तो एक बंदा जो कि टीचर के दरमियान मीडिएटर हो, तो एक जूनियर टीचर हो, तो आप कहते हैं हाँ चलें इनसे ज़रा हम कंफर्टेबल रहते हैं। वो मतलब वो शायद आपको देसी तरीके से कुछ और बातें भी बता रहे हो, तो ये नंबर उनके और मेरे पास कंबाइंड होता है। यानी कि हर डे जो है वो जब भी मैं सीए फाइनल अपने ऑफिस में जाता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि सर 4 बच्चों ने ख़ास तौर पे आपके नाम ये पैगाम भेजा है कि जी ये वाली चीज़ मुझे सर से जवाब चाहिए। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं ईमेल को डायरेक्टली देखता हूँ तो दरमियान में कोई भी नहीं है, मैं खुद ही उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। और हर दिन आपसे तो फिज़िकली इतनी मुलाकात हो रही होगी कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ऑनलाइन के हज़रात हैं वो हर दिन बच्चों के इतने सवाल सुन के तंग आए बैठे होंगे कि उनके अपने सवाल जनरेट होने से पहले मर जाएंगे। फिर भी अगर सवाल हो तो ईमेल भी है, आप लोगों का ग्रुप भी बना हुआ होगा। अभी फ़िज़िकल क्लास का मुझे नहीं पता कि क्या पैटर्न है, मेरे ख्याल में इसका भी ग्रुप बना देंगे, लेकिन वो ग्रुप होगा एडमिन ओनली, मतलब वो सवाल जवाब के लिए नहीं होगा क्योंकि सवाल जवाब हमारा तो क्लास में चल रहा होगा। तो जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनका ग्रुप बना देंगे और ग्रुप के अंदर जो है वो एक्टिवली मैं भी मौजूद हूँगा, मेरे साथ 1-2 टीम मेंबर्स आज के दौर के जदीद फुर्तीले हैं जो जल्दी जवाब दे देते हैं, वो भी मौजूद होंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें पुराने वो ज़माने का हूँ, तो मैं रात 1-2 बजे के करीब शायद उन ग्रुप्स में जाके और जवाब दे रहा हूँगा। तो अगर ग्रुप बना हुआ हो तो आप लोगों ने म्यूट कर लेना है, क्योंकि मेरे जवाब रात 2-3 बजे आएंगे तो घर वाले जो है ना वो कहेंगे कि इस टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है। तो मैं उस टाइम पे फ़ारिग होके जो है वो मैं मैसेज यून आवर्स में कर रहा हूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हमारे पैटर्न को लेके आप कहें तो मैं वो वाली स्लाइड सामने ले आऊँ। खैर वो अब आपके हाथ में हैंड आउट भी है, और जो हमारा एक पैटर्न वाला ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेज मैं कोशिश करूँगा यहाँ कहीं दीवार शिवार इधर उधर आसपास कहीं लगा हुआ भी हो, आते जाते ये आपके अपने कमरे पे पीछे दरवाजे के पीछे जो है ना वो लगा हुआ हो। हर दिन इसको देखें और टिक लगाते जाएँ कि लो जी मुसीबत के 3 दिन ख़त्म हो गए, मुसीबत के 4 दिन ख़त्म हो गए। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हमारे पैटर्न को लेके, हमारी टेस्टिंग को लेके, हमारा ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, कैंपस को लेके सवाल होंगे। कैंपस अभी ज़रा मुश्किलात से गुजर रहा है, हमें अभी तक हमारे बोर्ड तक नहीं लग सके। सर सिर्फ वो स्टडी रूम थोड़ा सा करवा देंगे जी। स्टडी रूम जो है वो मैंने आज पहला टारगेट ये है कि मैंने उनसे कहना है कि स्टडी रूम अभी भी एक्टिव है, लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं। मैं थोड़ा सा देखूंगा कि वहाँ पे मज़ीद क्या हो सकता है, कोई कुर्सियाँ वगैरह थोड़ी सी बेहतर वो हो जाए। हमने कोशिश की है कि कुर्सियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा बेहतर हो, इसलिए कि हमें मिला ही ऐसे था। तो फिर हमने कहा चलो अब एक दफ़ा हिम्मत करके ख़र्चा करके महंगी वाली आइटम ले लेते हैं। तो इनकी अक्सर कुर्सियाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई थी,
तो बड़ी कम ही पुरानी कुर्सियाँ थी, उनको हमने लेफ़्ट राइट कर दिया है। तो अभी कैंपस अंदर से नई लुक दे रहे हैं। हाँ, बस बहुत सारे और काम होने वाले हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो आप लोगों ने इस पे परेशान नहीं होना कि कैंपस के बीच में कहीं जो है वो गुजरते हुए कहीं वो कोई दीवार पे कुछ वो कीलें ठोक रहे हैं या कुछ और। हमने इस दौरान अपने इस आइसोलेटेड रूम में अपनी क्लासें जारी रखनी है, और पीछे को करके जो रूम है स्टडी का, उसको हम इस तरह से अरेंज कर देंगे कि आप डेली यहीं से ही पढ़ के घर चले जाएँ, और आगे फिर हम उसमें रात 12 बजे तक उसको ओपन रखेंगे। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो ओपन रहेगा। इससे ऊपर वैसे भी जो बैठा होता है वो पढ़ नहीं रहा होता, वो बस मैसेज ही कर रहा होता है। ठीक है, तो पढ़ने वाले शरीफ लोग जो है वो रात 12 बजे तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न है। बताइए कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? ये जिस तरह से हमने सिलेबस को मतलब ब्रेक डाउन किया, जी जी, ये मतलब जैसे ऑफर है सर, ये तो 15 मिनट की गेम है, तो नहीं ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है सर। हाँ, ये भाई ने कहा कि ऑफ़र तो 15 मिनट की गेम है, ये आपको लगता है इसलिए कि आपने उससे पहले एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, आपने उसे रिवाइज़ किया हुआ है। इन लोगों ने वर्ड ऑफ़र ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनना है, और सिर्फ ये ऑफ़र नहीं है, मैंने इससे पीछे कॉन्ट्रैक्ट समझाना है, बेस बतानी है, रिवाइज़ करना है। तो अगेन किसी दिन का टारगेट हमारा 2 घंटे से पहले ख़त्म हो गया तो हम जल्दी भी ख़त्म कर लिया करेंगे। तो मतलब मैंने ये नहीं सोचना कि ठीक है जी ये लोग तेज़ी से पढ़ें तो तेज़ी से पढ़ें। क्लास में ऑफ़र के ऊपर हम लोग तकरीबन 2.5 दिन लगाते हैं, क्योंकि लोगों की बेस बन रही होती है। ये बेस जितनी अच्छी बनी हुई होगी वो आगे बहुत सारी जगह पे हमारे हेल्प होगी। तो इसलिए मैंने उतना डिसेंट लोड डाला, बजाय इसके कि आते साथ ही पूरा चैप्टर 2 ख़त्म करा दें। देखने में छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट अगले कई चैप्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इस तरह से रखा है कि मेरी अजम्पशन क्या है, इस वक्त आप सारे ज़ीरो पे हैं। अगर आप में से किसी को कुछ आता भी है तो मैं ये अज्यूम करके अपना पेस तेज़ नहीं कर दूँगा, मैंने सबको ज़ीरो पे काउंट करना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हर बंदा पहली दफ़ा बिज़नेस लॉ पढ़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बाद वाला स्टूडेंट इस क्लास को लेगा तो उसको तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा होगी, उसका टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। यानी कि ये क्लास डेजिग्नेटेड उनके लिए मेनली जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, और जिसका पहले ज़्यादा ना पढ़ा हुआ हो तो वो यही समझे कि वो ज़ीरो से पढ़ रहा है। वो पुराने कप में ना नई चाय डालने के लिए पुरानी चाय फेंकनी पड़ती है, तो पुरानी चाय फेंकेंगे तो फिर नई चाय का मज़ा आएगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगी चाय। तो इस वक्त ना एक नए जोश में जो है, अगर पहले से आता है तो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, आप इस वाले टेस्ट में क्लास में टॉप कर रहे होंगे। फिर उधर जो पहले वाले लोग हैं ना, उनको फिर ये मौका मिलेगा। और कितना मज़ा है कि एक नया बच्चा ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऑफ़र समझे, तैयारी करे, और इस टेस्ट में उस बच्चे से ऊपर नंबर ले जाए जिसने पीछे 6 महीने पढ़ा हुआ है, या जो पिछले 4 महीने से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मुकाबला यहाँ करना है कि ये इन टेस्टों में सबसे ऊपर आना चाहिए। ये फिर मज़ेदारी की बात होगी। जी सर, वो क्लास फिर भी बड़ी हुई है, 1.5 घंटे नहीं हो सकती सर। असल में हम दूसरे जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। नहीं, असल में देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अजम्पशन मेरी वो वाले स्टूडेंट ज़्यादा है। थोड़ा सा मतलब ये है कि आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि इनको ज़्यादा पढ़ना है। मैं 2 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ा रहूँगा। आज पहला दिन था ना, सवाल नहीं थे, या इवन ऑफ़र वाले दिन भी सवाल नहीं होंगे, तो ये दिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 20 मिनट से आधा घंटा पिछले दिन के सवाल जवाब उसी पे लग रहा होगा। मैं क्लास में सुन भी रहूँगा बीच बीच में। तो कोशिश यही होनी है कि यहीं से तैयार करा के भेजें। वो तो मैं इखलाकन कह रहा हूँ 2 से 4 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन हर स्टूडेंट का टेम्परामेंट। तो हो सकता है किसी दिन 2 घंटे से भी ऊपर ना पढ़ना पड़ रहा हो घर जाके। तो इसलिए मतलब ये है कि जिस दिन जल्दी ख़त्म होगा क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन एक आध दिन ऐसा होगा, ये सारे दिन तकरीबन एंड तक भरे हुए हैं, बीच में ब्रेक हो जाएगी। वो ब्रेक लंबी कर लिया करेंगे। आप ज़्यादा आवाज़ार बैठे हैं तो 15 मिनट की ब्रेक कर लिया करेंगे, अदरवाइज़ मेरे ज़हन में 10 मिनट की एक ब्रेक है। जी क्लियर? ठीक है, चलें मैं आपको भी सजेस्ट कर दूं, ऑनलाइन का एक फ़ास्ट ट्रैक है जो डिफरेंट है। एक इस क्लास का ऑनलाइन है ना, एक हमारा ऑनलाइन एक और मॉडल पे है नियर पियर। वो बना हुआ है उन यूज़र के लिए जो अपनी रफ्तार से चलना चाहते हैं। वहाँ पे ना आप जाके एक्सेल को बताएंगे कि मेरा स्टार्टिंग डेट क्या है और मेरा एंडिंग डेट क्या है, वो आपको आपके पैटर्न का ना एक टाइम टेबल बना देगा। वो एक दिन में 2 चैप्टर होंगे या इस तरह से करके, फिर आप उधर तेज़ पेस पे चल सकते हैं, या उधर के 2-2 दिनों को जोड़ के एक दिन बना सकते हैं। तो ये वाली क्लास ना एक
स्लो पैटर्न पे चल रही है, ये शायद आपको ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगे, तो आप उन्हें जाके कह सकते हैं कि सर ने मुझे क्लास में बताया है कि मुझे वो वाली ज़्यादा सूट करती है, वो वाला फास्ट ट्रैक, वो फिर फ्लेक्सिबल है, वो फिर ऑनलाइन सारा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये इसी तरह से डेज बने हुए हैं, इसी तरह से सारा कुछ वहाँ पे तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, सवाल जवाब नहीं है, 1 साइडेड लेक्चर है, तो वो 1 दिन का टारगेट वहाँ आपका 1 घंटे में ख़त्म हो जाया करेगा। तो वो आप वो भी उनसे पता कर सकते हैं, तो वो हो सकता है उस वाली टीम को फॉरवर्ड कर दें, तो वो वाला ज़्यादा, तो वो लोग जो लोग कैफ के साथ कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्री रिकॉर्डेड सूट करेगा। जो डेली चल रहा है ना, ये वाला टाइम टेकिंग है, ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पुराने लोगों को मैं मैंने लेक्चर के स्टार्ट से इसीलिए कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग बच्चा है वो जब इसमें आएगा तो वो मायूस ज़्यादा होगा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं अनाउंसमेंट पे लगाता कि ये एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए है, तो जनाब लोग धड़ाधड़ आ जाते हैं। मुझे वो मसला नहीं है, मसला ये है कि जो आए उनको हमने सही से, तो प्राइम टारगेट मेरा हर दिन हमेशा नए बच्चे होंगे और मैं उन नए बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से सोच रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक वो है। तो इसमें जो है ना वो फिर आप घर जाके बेशक उतना ना पढ़ें, लेकिन यहाँ पे मतलब 1.25 घंटे तो होगी ही पढ़ाई। वो दूसरे वाले तो फिर जज्बाती टीचर, वो 2.5 घंटे की उनकी क्लास है, तो मेरी फिर 2 घंटे की क्लास है, मैं तो फिर शरीफ आदमी हूँ। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन? ऑल डन। तो कल से हम फिर नमाज के लिए ब्रेक कर लिया करेंगे बीच में, और वो ब्रेक मल्टीपल पर्पस सर्व करेगी और फिर हम दोबारा इकट्ठे हो जाया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह।